हाय एवरीवन, वेलकम टू अनुपमा एकेडमी। आज की क्लास में हम डीएलएड 4 सेमेस्टर राजनीति का फर्स्ट पेपर आंतरिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पाठन लेखन क्षमता का विकास विषय के लघुत्तरी प्रश्नों को देखेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो लंबा ना हो और आपको कम समय में महत्वपूर्ण टॉपिक को बताते चलूं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करें और अगर कोई कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं लघुत्तरी प्रश्न का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में लेखन में वर्तनी अशुद्धि निवारण के उपाय बताइए पूछा है, और अथवा लेखन में अशुद्धियों के कारण बताइए, इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। एक और प्रश्न दिया है, वर्तनी सुधार हेतु कक्षा में किए जाने वाले सुधार लिखिए। तो उत्तर है, लेखन में अशुद्धियों के कारण क्या होते हैं, जिसमें पहला है रेफ या रकार की मात्रा का सही ज्ञान होना, दूसरा है सिरोरेख का अशुद्ध प्रयोग करना, तीसरा है अनुस्वार और अनुनासिक को महत्व नहीं देना, चौथा है मात्रा संबंधित अशुद्धियां करना, पांचवां वर्णों का आवश्यक लोप कर देना, छठवां संयुक्त वर्ड संबंधित दोष, सातवां एक वचन तथा बहुवचन संबंधित अशुद्धियां कर देना, जैसे नारी से नारियां तथा लड़की से लड़कियां लिखना, आठवां है वर्ड संबंधित अशुद्धियां करना। अब हम अशुद्धियों को दूर करने के उपाय देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है, पहला, शुद्ध उच्चारण में शुद्ध लेखन का अभ्यास करना चाहिए, जिससे अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। दूसरा है 12 खड़ी का अभ्यास करना। तीसरा है व्याकरण का पूर्ण ज्ञान कराना। चौथा है लिपि का समुचित ज्ञान देना। पांचवा है वाचन का ठीक प्रकार अभ्यास कराना। छठवां है तीव्र गति से लिखने का अभ्यास कराना। सातवां है शब्द पुस्तिकाएं बनवाना। और आठवां शब्दकोश का प्रयोग करना सीखना। तो प्रश्न नंबर 2 है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, जिसमें पहला है विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। प्रश्न नंबर 3 है, विराम चिन्हों के प्रकार लिखिए, अथवा विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताइए। तो विराम चिन्ह, उत्तर है शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने एवं किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ते समय उपर्युक्त विराम पाने के लिए रचनाओं में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम चिन्हों के प्रकार, पहला है पूर्ण विराम। प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगता है, उसी प्रकार पूर्ण विराम का चिन्ह लगता है। दूसरा है अर्धविराम। इसका प्रयोग अस्पष्ट विराम स्तंभों में आता है और किसी वाक्य में कई स्वतंत्र वाक्य होने पर उन्हें अलग अलग रखने हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यास्त हुआ, आकाश लाल हुआ। तीसरा है अल्प विराम। पढ़ते समय अथवा लिखते समय क्षण भर ठहरने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। चौथा है पूर्ण विराम। इस विराम की आवश्यकता अत्यंत आकस्मिक होने पर या किसी कथन में एक से अधिक उदाहरण देने पर अथवा किसी उद्धरण द्वारा कोई अभिप्राय व्यक्त करने की स्थिति में उद्धरण के पूर्व अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पांचवा है प्रश्न विराम। इसका प्रयोग प्रश्नबोधक वाक्य के अंत में किया जाता है। एक ही वाक्य में अधिक प्रश्न होने पर प्रश्न विराम या तो अंतिम प्रश्न के आगे लगाते हैं अथवा प्रत्येक प्रश्न के आगे लगाते हैं। इस प्रश्न विराम वाक्यों में प्रयुक्त नहीं होता है, इसमें प्रश्न आज्ञा के रूप में हो। विस्मय विराम। विस्मय विराम का प्रयोग आश्चर्य, हर्ष, भय और तीव्र मनोवेग प्रदर्शित करने के लिए होता है। इसमें वाक्य का अभिप्राय उत्तर पाने का न होकर भावोज्ञ करना होता है। संबोधन करने में भी लोग इसका प्रयोग करते हैं, जैसे वाह कितना अच्छा गाते हैं। आगे है विराम चिन्हों का चिन्ह, जिसमें आप देख सकते हैं पूर्ण विराम, अर्धविराम के चिन्हों के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे विराम चिन्हों के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर उन पूर्ण विरामों का चिन्ह दिया हुआ है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, आरंभिक स्तर पर पठन की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। उत्तर है प्रारंभिक स्तर पर पठन की उपयोगिता। जिसमें पहला आप हेडिंग डालकर लिख सकते हैं। अगर आप हेडिंग याद कर लेते हैं और समझ लेते हैं तो प्रश्नों का उत्तर आप बनाकर भी लिख सकते हैं।
लेकिन इसके लिए आपको हेडिंग याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम हेडिंग बताते हुए चलते हैं, जिसे आप स्क्रीनशॉट करके ले सकते हैं या लिख सकते हैं। तो पहला है प्रारंभिक स्तर पर पठन की उपयोगिता, जिसमें पहला है ज्ञानोपार्जन का मुख्य साधन। जैसे आज ज्ञान के क्षेत्र का निरंतर विकास हो रहा है, विभिन्न पुस्तकों का शिक्षा में उपयोग हो रहा है, पठन के द्वारा अच्छी ज्ञान वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार जब आप समझ लेते हैं तो अपनी धारणा और विचार रख के प्रश्नों के उत्तर बनाकर लिख सकते हैं। दूसरा हेडिंग है सामाजिक उपयोगिता। तीसरा हेडिंग है समाचारों को जानने के लिए उपयोगी। शिक्षा प्राप्ति में सहायक, चौथा है शिक्षा प्राप्ति में सहायक, और पांचवा है मनोरंजन में सहायक। अब प्रश्न नंबर 5 है, गणित की संक्रियाओं में शून्य का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है शून्य एक अंक है जो संख्याओं के निरूपण के लिए प्रयुक्त आज की सभी स्थानीय मान पद्धतियों का अपरिहार्य प्रतीक है। इसके अलावा यह एक संख्या भी है, दोनों रूपों में इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्रवण कौशल के उद्देश्य लिखिए। तो उत्तर है श्रवण कौशल के उद्देश्य दूसरों की बात को ध्यानपूर्वक सुनने की आदत डालना। दूसरा है दूसरों के द्वारा किए गए उच्चारण को सुनकर शुद्ध उच्चारण का अनुकरण करना। तीसरा है शुद्ध सामग्री का अर्थ समझने की योग्यता विकसित करना। चौथा है वक्ता के मनोभाव को समझने में निपुण बनाना। पांचवा है ध्वनियों का विभेदीकरण करने की क्षमता विकसित करना। प्रश्न नंबर 7 है, वाक्यों के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं, लिखिए। तो वाक्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से थे? उत्तर है वाक्य के मुख्य 2 आवश्यक तत्व होते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। पहला होता है उद्देश्य, जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं, और दूसरा होता है विधेय, जिसको प्रेडिकेट बोलते हैं। तो पहला उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में बात की जाती है, अर्थात कर्ता। इसे हिंदी में कर्ता कहते हैं, जैसे राम। अब एग्जाम्पल देते हैं, जैसे राम खाना खाता है तो उसमें राम जो होता है वो उद्देश्य होता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा होता है विधेय। विधेय वह होता है जो उस उद्देश्य के बारे में कुछ बताता है, जैसे क्रिया और उसका विस्तार। इसमें क्रिया और कर्म शामिल होते हैं, जैसे राम आम खाता है में राम उद्देश्य है और आम खाता है विधेय है। अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, आप कविता द्वारा संख्याओं का क्रम कैसे सिखाएंगे? उदाहरण लिखिए। तो उत्तर है कविता के माध्यम से संख्याओं का क्रम सिखाने के लिए बच्चों के लिए तुकबंदी वाली कविताओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे एक। प्रश्न नंबर 8 है, आप कविता द्वारा संख्याओं का क्रम कैसे सिखाएंगे? उदाहरण लिखिए। उत्तर है कविता के माध्यम से संख्याओं का क्रम सिखाने के लिए बच्चों के लिए तुकबंदी वाली कविताओं का उपयोग किया जाता है, जैसे 1 आलू, 2 आलू, 3 आलू, 4 आलू, जो गिनती को लयबद्ध और आकर्षक बनाती हैं। इस विधि में प्रत्येक अंक या संख्याओं के समूह को एक सरल और यादगार समूह में पिरोया जाता है, जिसमें अक्सर सारी गतिविधियां और दोहराव शामिल होते हैं। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं, जैसे तुकबंदी और लय का उपयोग करें, सारी गतिविधियां जोड़ें, दोहराव का उपयोग करें, सरल और आकर्षक भाषा का प्रयोग करें। प्रश्न नंबर 9 है, गणित शिक्षण की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखिए। गणित विषय की उत्तर, गणित विषय की आवश्यकता। गणित हमारे जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने, तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच विकसित करने और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और वित्त जैसे कई अन्य क्षेत्रों की नींव रखने में मदद करता है। यह एक मौलिक जीवन कौशल है जो हमें सटीक गणना करके पैटर्न पहचानने, भविष्यवाणियां करने और प्रभावी निर्णय लेने में सक्षम माना जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, जो एक मैथ का सवाल है, जिसमें पूछा गया संख्या 8350 को 5 से भाग दीजिए और भाजक और भागफल और शेषफल लिखिए। तो आपको बताते चले कि ये जो 5 है ये भाजक है, ये भाज्य है, और ये भागफल, और यहाँ नीचे जो आता है उसको शेषफल कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, 4529 में सभी अंकों का स्थानीय मान लिखिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार दिया हुआ है, यह इनके स्थानीय मान है। इस प्रकार यदि संख्या इकाई स्थान पर हो तो 1 गुणा करेंगे, दहाई पर हो तो संख्या में 10 का गुणा करेंगे, सैकड़े पर स्थान हो तो 100 से गुणा करेंगे, और 1000 पर स्थान हो तो 1000 से गुणा करेंगे। आगे देखते हैं वास्तविक मान क्या होता है। लिखा है वास्तविक मान जिस रूप में संख्या है उससे उसी रूप में माना जाता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 12 है, भाषा शिक्षण में सामाजिक समस्या क्या है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर है भाषा शिक्षण में सामाजिक समस्या, ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है। भाषा शिक्षण में छात्र तथा शिक्षक सामाजिक विकृतियों के प्रभाव से कुछ अशुद्धियाँ करते हैं। इनमें से कुछ निम्न प्रकार दी हैं, जिसमें मैं आपको हेडिंग बताती हूँ, इसे याद रखिएगा तो आप एग्ज़ाम में आराम से इसके बारे में हेडिंग में लिखकर अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो आगे चलते देखते हैं। पहला है मातृभाषा के प्रभाव से उत्पन्न समस्या।
दूसरा है जन जागरूकता की समस्या। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय भाषा का प्रभाव, और जिसका समाधान भी दिया हुआ है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमें हिंदी भाषा का ज्ञान भली प्रकार कर लेना चाहिए। चौथा है क्षेत्रीय प्रभाव से उत्पन्न समस्या। पांचवा है उर्दू जैसी अन्य भाषाओं से उत्पन्न समस्या। हर समस्या को लिखने के बाद उनकी समस्याओं को लिखना है और उनके समाधान को लिखना है। समस्या और समाधान दोनों को लिखना है। प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, अमित के पास 1295 थे, उसने 897 रुपये अपने भाई को दे दिए। अमित के पास कुल कितने रुपए बचे, इनको माइनस कर देना है। प्रश्न नंबर 14 है, देवनागरी लिपि की विशेषता बताइए। तो देवनागरी लिपि की विशेषता है उत्तर। पहला, देवनागरी लिपि के वर्णों की बनावट सरल और सुंदर होती है। दूसरा है, देवनागरी लिपि जो बोला जाता है ठीक ठीक वही लिखा जाता है। तीसरा है, देवनागरी लिपि को सरलता से सीखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 15 है, आरंभिक स्तर पर गणित शिक्षण का आरंभ करते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर है, आरंभिक स्तर पर गणित शिक्षण का आरंभ करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, जिसमें आपका दिया है आरंभिक स्तर पर गणित शिक्षण को आरंभ करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, बच्चों में तर्क कौशल का विकास करना चाहिए। दूसरा, बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का विकास करना चाहिए। तीसरा, परिकलन में परिशुद्धता विकसित करनी चाहिए और गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना चाहिए। प्रश्न नंबर 16 है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, व्याकरण के आधार पर उनका वर्गीकरण कीजिए। तो वाक्य के भेद हैं। उत्तर है वाक्य के भेद। वाक्य के प्रमुख भेद नीचे दिए गए हैं। क है, भाव या अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रमुख भेद अग्र प्रकार हैं जो आगे लिखे हुए हैं, जिसमें पहला है आज्ञा सूचक, फिर प्रश्न सूचक, निषेध सूचक, विधान सूचक, विस्मय सूचक, इच्छा सूचक और संदेश सूचक। आगे है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, सरल वाक्य, उपवाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। प्रश्न नंबर 17 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा एवं हजार का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो इकाई, दहाई आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इकाई, दहाई और सैकड़ा का अभिप्राय है। 1 से 9 तक की संख्या इकाई कहलाती है। 9 इकाई में 1 इकाई जोड़ देने पर 10 इकाई हो जाती है। 10 इकाई और 1 दहाई हो जाती है। इसी प्रकार 20 का इकाई 2 दहाई और 30 इकाई को 3 दहाई और 40 इकाई को 40 दहाई बोले जाते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इकाई दहाई के बारे में दिया हुआ है, जहाँ पे इस टेबल में बना हुआ है 10 इकाई, 1 इकाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, 5 दहाई दिया हुआ है। आगे देखते हैं, मैथ के कुछ सवाल दिए हुए हैं पहले पेपर में। अब प्रश्न नंबर 18 है, शिक्षक ने पुस्तकालय में 38 पुस्तकें मंगाई, उन्हें कक्षा 6 के बच्चों में बराबर बराबर बांट दी। बांटने के बाद शिक्षक के पास कुछ पुस्तकें बच गई। बताइए प्रत्येक बच्चे को कितनी कितनी पुस्तकें मिली और शिक्षक के पास कितनी पुस्तकें शेष बच गईं। यहाँ हल दिया हुआ है। शिक्षक ने पुस्तकें मंगाई 38, बच्चों की संख्या 6 थी, प्रत्येक बच्चे को पुस्तकें प्राप्त हुई 6, कुल पुस्तकों का विभाजन 6 × 6 करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब शिक्षक के पास टोटल 38 पुस्तकें थी, जिसमें 36 माइनस करेंगे तो शिक्षक के पास कुल 2 पुस्तकें बची। प्रश्न नंबर 19 है, पठन का अर्थ एवं महत्व बताइए, अर्थात पठन का अर्थ, प्रकार और महत्व बताइए। ये 2023 में आया वो प्रश्न है। पठन का शाब्दिक अर्थ है पढ़ना, अर्थात लिखित सामग्री को पढ़ना तथा उसके अर्थ को ग्रहण करना। इस प्रक्रिया को पठन तथा वाचन कहते हैं। संस्कृत के पठ धातु से इसे जोड़कर बनाया गया है। पठन के प्रकार हैं स्किनिंग। यह एक ऐसी तकनीकी है जो आपको किसी पाठ को जल्दी पढ़ने और मुख्य विचार को चुनने की अनुमति देती है। किसी पाठ का अवलोकन करने की भी आवश्यकता होती है इसके द्वारा। स्कैनिंग में होता है, यह एक ऐसी तकनीकी है जो आपको किसी पाठ को जल्दी से पढ़ने और विशिष्ट जानकारी खोजने की अनुमति देती है। गहन पठन में यह एक ऐसी तकनीकी है जो आपको सभी विवरणों और बारीकियों को समझने के लिए किसी पाठ को धीरे धीरे और ध्यान से पढ़ने की अनुमति देती है।
और विस्तृत पठन यह एक ऐसी तकनीकी है जो आपको किसी पाठ को जल्दी से पढ़ने की अनुमति देती है। यह एक उपयोगी कौशल है। पठन का महत्व देख लेते हैं। पठन के महत्व हैं जो निम्न प्रकार है, जिसका हेडिंग मैं बताते चल रही हूँ। मनोरंजन में सहायक, दूसरा है सामाजिक उपयोगिता, तीसरा है आलोचनात्मक दृष्टिकोण के लिए सहायक होता है पठन का महत्व, शिक्षा प्राप्ति में सहायक होता है पठन, और समाचारों को जानने के लिए भी सहायक होता है पठन। अब आगे प्रश्न नंबर 20 पर चलते हैं। 1 से 9 तक की संख्याओं को वास्तु चित्रों की सहायता से गिनने, पढ़ने या लिखने की प्रक्रिया को समझाइए, अथवा गिनती लिखने संबंधित मुख्य बातें बताइए। और 2023 में आया हुआ प्रश्न, बालकों को गिनती सिखाते समय मुख्य बातें कौन कौन सी होती हैं? उत्तर है, वस्तुओं की सहायता से 1 से 9 तक की संख्याओं को गिनना, पढ़ना तथा लिखना सीखना। निचली कक्षाओं में 1 से 9 तक की गिनती बच्चों को सिखाने के लिए विभिन्न वस्तुओं, चित्रों तथा लकीरों की सहायता ली जाती है। छोटे बच्चों को सिखाने के लिए खेल विधि की सर्वोत्तम माना जाता है। खेल खेल में वे वस्तुओं को गिनना तथा घटाना, जोड़ना बहुत सरलता से सीख जाते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से बच्चों को इसी प्रकार गिनती सिखाई जाती है। अब प्रश्न नंबर है 21, मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ, साधन, महत्व, उद्देश्य तथा विशेषताएं बताइए। मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ है, उत्तर है मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ, हेडिंग डालेंगे, व्यक्ति जिन विचारों व भावों को बोलकर वाणी द्वारा प्रकट करते हैं उसी को मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। यानी कि व्यक्ति जिन विचारों व भावों को बोलकर वाणी द्वारा प्रकट करते हैं, यानी बोल कर प्रकट करते हैं, उसी को मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। क्रिप्सन के अनुसार किसी भाव को पढ़ने और लिखने की अपेक्षा बोलना सीखना सबसे छोटी पागडंडी को पार करने की तरह है, अर्थात बोलने की अभिव्यक्ति अति सरलतम होती है। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से होते हैं? तो वार्तालाप, कहानी कथन, भाषण, कविता, पाठ, संवाद, वाद विवाद, चर्चा, परिचर्चा, विचार विमर्श आदि ये जो होते हैं मौखिक अभिव्यक्ति के साधन होते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के महत्व दिए गए हैं, जिनमें आप देख सकते हैं मौखिक अभिव्यक्ति की ही लिखित भाषा की आधारशिला है, पहला है। दूसरा है मौखिक अभिव्यक्ति को सरलता से समझा जा सकता है। तीसरा है भाषा की शिक्षा मौखिक अभिव्यक्ति से ही आरंभ होती है। चौथा है बालक जन्म के समय से ही मौखिक अभिव्यक्ति का सहारा लेता है। पांचवा है अपने विचारों को प्रकट करना। मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य हैं, छात्र में बोलकर अभिव्यक्ति करने की योग्यता उत्पन्न करना, रचना के रूप को ज्ञान प्राप्त करना, बालकों में भाषाई अध्ययन की योग्यता उत्पन्न करना, शब्दों को समझकर उचित स्थान एवं समय पर प्रयोग करने की क्षमता प्रदान करना, बालक में अर्जित ज्ञान तथा विचारों को प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुतिकरण विकसित करना। अब आते हैं मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं। उनकी मौखिक अभिव्यक्ति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? शुद्ध उच्चारण, शुद्ध भाषा का प्रयोग, सशक्त भाषा का प्रयोग, कथन की प्रभाविता, व्यवहारिक भाषा का प्रयोग। प्रश्न नंबर 22, लिखित अभिव्यक्ति क्या है? इसके साधन तथा विशेषताएं बताइए। उत्तर है, मन के भावों एवं विचारों को लिखकर व्यक्त करना ही लिखित अभिव्यक्ति है। लिखित अभिव्यक्ति ही की शिक्षा में 4 बिंदु महत्वपूर्ण हैं: सुस्पष्टता, शुद्धता, क्रमबद्धता, सुसंबद्धता। साधन क्या है? पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, संस्मरण, सार लेखन, विवरण, नाट्य या आख्यान लेखन आदि के द्वारा लिखित अभिव्यक्ति की ये सारी विशेषताएं हैं, ये महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। आगे हैं विशेषताएं, ये महत्वपूर्ण बिंदु थे और साधन थे ये पत्र लेखन, निबंध वगैरह। और विशेषताएं हैं, लिखित अभिव्यक्ति से ही बालक को भाषा का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है। बालक लिखित अभिव्यक्ति द्वारा ही विचारों का संरक्षण एवं संवर्धन कर सकता है। संसार के ज्ञान विज्ञान से परिचित लिखित अभिव्यक्ति से हो पाता है। क्रियाशीलता का विकास हो पाता है। प्रश्न नंबर 23 है, बालक को उच्चारण में अशुद्धता के कारण बताइए। तो उत्तर है, बालकों के उच्चारण में अशुद्धता के कारण पहला है क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, दूसरा है मानसिक संतुलन और तीसरा है प्रयत्न लाघव। चौथा है शारीरिक विकार और पांचवा है अक्षर और मात्राओं का अस्पष्ट ज्ञान। छठवां है अशुद्ध उच्चारण को करने वालों का संपर्क। प्रश्न नंबर 24 है, बच्चों की उच्चारण संबंधित दोष दूर करने के उपाय बताइए। उत्तर है, बच्चों की उच्चारण संबंधित दोष दूर करने के उपाय। पहला है कक्षा में सस्वर वाचन करवाकर बच्चों के दोष को दूर कर सकते हैं, उनके उच्चारण दोष को दूर कर सकते हैं। दूसरा है वर्तनी तथा उच्चारण दोनों कौशलों पर साथ साथ ध्यान देकर भी उच्चारण में शुद्धता लाई जा सकती है। चौथा है बालकों से टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, रेडियो आदि के साथ उच्चारण करवाकर। प्रश्न नंबर 25 है, पठन अक्षमता, पठन की दक्षता अवरोध को दूर करने का सुझाव बताइए। तो उत्तर है पठन अक्षमता को दूर करने के उपाय, जिसमें पहला है बालक में चक्षु गति एवं पठन में सामंजस्य स्थापन
ना का अभ्यास कराया जाए। पढ़ने के साथ साथ बालक समझता भी चले तथा अर्थ ग्रहण करता हुआ पढ़े, ऐसा उसको अभ्यास कराएं। तीसरा है पठन हेतु बालकों को बालगीत, छोटी छोटी कहानियों आदि को पढ़ने में रुचि का विकास किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 26 है, बच्चों को कहानी सुनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? उत्तर है, बच्चों को कहानी सुनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें: कहानी डरावनी न हो, कहानी में प्रेरक प्रसंग हो और कहानी कोई न कोई संदेश देती हो। चौथा है अध्यापक की सूचक होना चाहिए और पांचवा है कहानी की भाषा बालकों के अनुरूप होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 27 है, कहानी लोक कथा रोचक प्रसंगों को सुनने एवं याद करने संबंधित दशाएं बताइए। तो उत्तर है, कहानी लोक कथा रोचक प्रसंगों को सुनने एवं याद करने संबंधित दशाएं। पहला है, कहानी लोक कथा रोचक प्रसंगों को एकाग्रता के साथ ध्यानपूर्वक सुनना, समझना एवं याद करना चाहिए। बातचीत, संवाद, विचार विमर्श एवं घटनाओं को सुनकर समझना एवं याद करना चाहिए। प्रश्न नंबर 28 है, बातचीत, संवाद, विचार विमर्श एवं घटनाओं को सुनकर समझना एवं याद करना चाहिए। तो सॉरी, प्रश्न नंबर 28 है, निम्न जो आपके निम्न शब्द दिए हैं, निम्न का संक्षिप्त परिचय देना है इसमें। सॉरी, माफ करिएगा, नेटवर्क थोड़ा इशू है। प्रश्न नंबर 28 है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जिसमें आपका अ है कबीर, ब तुलसीदास, फिर स बिहारी और द सूरदास पर। इन पर सिर्फ संक्षिप्त टिप्पणी देनी है। कबीरदास पे है। उत्तर पहला है कबीरदास। सुप्रसिद्ध कबीरदास का जन्म संवत 1455 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। कबीर का पालन पोषण जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया था। इस दंपति ने कबीर जी की लहरतारा नामक तालाब के किनारे इस दंपति ने कबीर जी को लहरतारा नामक तालाब के किनारे पाया था। कबीर का विवाह लोई नामक महिला से हुआ तथा कमाल एवं कमाली के रूप में दो क्रमशः पुत्र और पुत्री भी इनके पैदा हुए थे। ऐसा माना जाता है कि कबीर अनपढ़ थे। इनके इस कथन से स्पष्ट है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। कबीर जी समाज सुधारक कवि हुए और संवत 1575 में मगहर में उनका देहावसान हो गया। रचनाएं बीजक, जिसमें साखी, शबद और रामायणी आती हैं। इनकी रचनाएं है बीजक, जिसमें साखी, शबद और रामायणी आती हैं। आगे है तुलसीदास। तुलसीदास जी का गोस्वामी तुलसीदास को हिंदी साहित्य में वह स्थान प्राप्त हुआ जो स्थान संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि तथा वेदव्यास को प्राप्त हुआ था। तुलसीदास के जन्म के संबंध में यह दोहा सुप्रसिद्ध है। संवत 1520 से तरिणी तनुजा तीर, श्रवण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर्यो शरीर। तुलसीदास का जन्म संवत 1554 में हुआ था। रत्नावली नामक महिला से इसका विवाह हुआ था। आप राम भक्ति हेतु सुप्रसिद्ध कवि हैं। तुलसीदास का देहावसान संवत 1680 में हो गया था। रचनाएं हैं इनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली आदि। बिहारी जी के बारे में है परिचय। बिहारी जी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1630 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था। बिहारी ने अपनी रचना में इतिहास, पुरुष महाराजा जयसिंह के जीवन पर प्रकाश डाला है, जिसका प्रभाव राजा जयसिंह पर बहुत अधिक पड़ा। उन्होंने उन्हें अपने दरबार में उनको बुलाकर सम्मानपूर्ण स्थान दिया। सन 1663 ईस्वी में बिहारी जी का निधन हो गया। इनकी रचना है बिहारी सतसई। अब सूरदास जी के बारे में देख लेते हैं। महाकवि सूरदास कृष्ण भक्ति हेतु अति प्रसिद्ध माने जाते हैं। इनका जन्म संवत 1535 ईस्वी में हुआ था। सूरदास का जन्म आगरा के निकट रूनकता नामक गांव में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि सूरदास अंधे थे। कुछ लोग इन्हें जन्मांधर मानते थे। सूरदास का निधन संवत 1640 ईस्वी में हो गया था। रचनाएं इनकी सुरसागर, साहित्य लहरी, सुरपचीसी, सुरसरावली आदि हैं। प्रश्न नंबर
29 प्रश्न नंबर 29 हिंदी भाषा में विराम चिन्हों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। भाषा में लेखन की शुद्धता के लिए विराम चिन्हों का बहुत महत्व है। इनसे वक्ता का लेखक को अपने भावों और विचारों को स्पष्ट करने में आसानी होती है। प्रश्न नंबर 30 प्राथमिक स्तर पर चित्र पाठन का महत्व बताइए। प्राथमिक स्तर पर चित्र पाठन खुद से सीखने की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को उनकी रुचि की किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 31 अल्पप्राण और महाप्राण ध्वनियों में अंतर बताइए। भाषा विज्ञान में महाप्राण व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिन्हें मुख से वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है, जैसे ख, घ, झ, भ, ह। अल्पप्राण व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिसे बहुत कम वायु प्रवाह द्वारा बोला जाता है, जैसे क, ग, ज, प। उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रश्न नंबर 32 है लिखना सिखाने हेतु मेरिया मॉन्टेसरी का मत क्या है। उत्तर है मॉन्टेसरी की पद्धति व्यक्तिक है। मॉन्टेसरी द्वारा प्रस्तावित ज्ञानेंद्रियों का शिक्षण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुकूल है। मॉन्टेसरी के द्वारा प्रारंभ की गई लिखना एवं पढ़ना सिखाने की विधियां सर्वथा नवीन है। प्रथम बार किसी शिक्षा शास्त्री ने लिखना सिखाने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया है। प्रश्न नंबर 33 है अनुस्वार एवं अनुनासिक ध्वनियों में अंतर बताइए। अनुस्वार स्वर है और अनुस्वार मूल रूप से अनुनासिक स्वर है और अनुस्वार मूल रूप से व्यंजन है। इनके प्रयोग के कारण कुछ शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाते हैं, जैसे हंस एक जल पंछी है और हंसने की क्रिया है। आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 कविताओं के प्रकार बताइए। तो कविताओं के 3 प्रकार होते हैं, गीत कविता, कथा कविता और वर्णनात्मक कविता। गीत कविता यह कविता छंद मुक्त होने के साथ साथ मजबूत विचारों और भावनाओं को व्यक्त करती है। ज़्यादातर कविताएं खासकर आधुनिक कविताएं गीत कविताएं होती हैं। कथा कविता यह कविता एक कहानी कहती है। इसकी संरचना एक कहानी की तरह दिखती है, यानी संघर्ष और पात्रों का संभाषण कथनात्मक और चरोत्कर्ष होता है। वर्णनात्मक कविता यह कविता दुनिया का वर्णन करती है जो कवि के चारों ओर है। इसमें कवि विस्तृत कल्पना और विश्लेषणों का उपयोग करता है। आगे है प्रश्न नंबर 35 गणित शिक्षण का महत्व एवं उपयोगिता बताइए। तो गणित हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। गणित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाने एवं भावनाओं को विकसित करने का एक सहयोग करता है। प्रश्न नंबर 36 है संख्याओं को गिनना एवं पढ़ना सिखाने की किन्हीं 2 गतिविधियों का उल्लेख करना है। उत्तर है आरंभिक स्तर पर गणित शिक्षण का आरंभ करने हेतु शिक्षक को छात्रों को गिनती एवं संख्या के प्रत्ययों का अध्ययन कराना आरंभ करना होता है। इसे इस कार्य हेतु सर्वप्रथम निम्न बातों पर ध्यान रखना होता है। पहला, बालकों को गिनती एवं संख्या के प्रत्ययों का अध्यापन कैसे किया जाए। ये व्यक्तिगत रूप से कितनी अधिक से अधिक सीख सकते हैं यह बालक। तीसरा है बालक के मानसिक स्तर पर अध्ययन कराना। चौथा है गणित शिक्षण का अध्यापन का उचित समय कौन सा है। प्रश्न नंबर 37 है बच्चों की तीलियों के माध्यम से जोड़ कैसे सिखाएं। तो बच्चों को तीलियों के माध्यम से 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका उत्तर है बच्चों को तीलियों के माध्यम से जोड़ना सिखाने के लिए पहले लकड़ियों का बंडल बनाने को कहा और सारी तीलियों को गिनकर बंडल बनाया। उदाहरण 2 बच्चों को राम और श्याम बनाकर 10 तीलियां राम को और 8 तीलियां श्याम को दिया। बंडल बनाकर 10 और 8 टोटल कितने हुए 18। इस प्रकार समझाया जाता है। ये बच्चों को पढ़ाने के लिए समझाने की एक नियम है। अब प्रश्न नंबर 38 है लेखन की विधियों का उल्लेख कीजिए। लिखित अभिव्यक्ति की शिक्षण विधि कौन कौन सी है। लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण की अधोलिखित विधि निम्न प्रकार है, जिसकी हेडिंग मैं पढ़ रही हूँ। रूपरेखा अनुकरण विधि। इस विधि में छात्रों को सुलेख और मुद्रित अभ्यास कॉपी दी जाती है जिसमें अक्षर या वाक्य बिंदु रूप में लिखे होते हैं। बालक उन पर पेंसिल घुमाकर अक्षर व शब्द लिखने का अभ्यास करता है। दूसरा है स्वतंत्र अनुकरण विधि। इसमें अध्यापक श्यामपट्ट पर या बालक अपनी कॉपी में अभ्यास अक्षर या शब्द लिख देता है। बालक उनकी हूबहू नकल करके सीखने का अभ्यास करता है। ये शिक्षक द्वारा जो कॉपी में या बोर्ड पर लिख दिया जाता है उन्हें बच्चे नकल करके लिखते हैं, वही स्वतंत्र अनुकरण विधि होती है। तीसरा है मॉन्टेसरी विधि। इस विधि में लकड़ी, प्लास्टिक अथवा गत्ते से बने वड़ों के कटआउट के बाहर बालक पेंसिल घुमाता है। इस तरह बालक अक्षरों के स्वरूप से परिचित हो जाता है, उसे लिखने का अभ्यास कराता है। चौथा है जैककॉक विधि। इस विधि में बालक के समक्ष
पूरा वाक्य रखा जाता है तथा बालक अनुकरण के आधार पर एक एक शब्द लिखता है। 5वां है वर्ण परिचय। इस परंपरागत विधि में पहले क्रमशः अक्षर या मात्राओं का ज्ञान कराकर उसके बाद मात्राओं और वर्णों के मेल से सरल शब्दों को लिखने का अभ्यास कराया जाता है। 6वां है शुद्ध शब्द द्वारा अक्षर का ज्ञान। शब्द द्वारा अक्षर का ज्ञान 6वां है। तो इस विधि में शब्दों द्वारा बालकों को अक्षर ज्ञान कराया जाता है। इसे हेतु चित्र या वस्तु को दिखाया जाता है, जैसे कबूतर का चित्र क, खरगोश का चित्र ख। वाक्य द्वारा अक्षर का ज्ञान, इसमें वाक्यों द्वारा अक्षर का ज्ञान कराया जाता है। यह विधि लिखने की दृष्टि से उपयोगी नहीं है। 8वां है चित्र विधि। इसमें चित्रों की सहायता से शब्द और शब्दों की सहायता से अक्षर सिखाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 39 है लोकगीत से। प्रश्न नंबर 39 है लोकगीत से आप क्या समझते हैं? 2020-2022 में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर है लोकगीत। लोकगीत लोक के गीत है जिन्हें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा लोक समाज अपनाता है। सामान्यतया लोक में प्रचलित लोक द्वारा रचित एवं लोक के लिए लिखे गए गीतों को लोकगीत कह सकते हैं। लोकगीतों का रचनाकार अपने व्यक्तित्व को लोक समर्पित कर देता है। प्रश्न नंबर 40 है समानार्थी शब्दों का आशय उदाहरण सहित समझाइए। तो समानार्थी उत्तर है, ये 2020 में आया वो प्रश्न है। उत्तर है समानार्थी शब्द वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होते हैं समानार्थी शब्द कहलाते हैं। इसे पर्यायवाची भी बोलते हैं समानार्थी शब्द को। उदाहरण जैसे बगिया को वाटिका भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 41 है अशुद्ध उच्चारण के कारण बताइए। 2020 और 2022 में आया हुआ प्रश्न है। तो उत्तर है रुक रुक कर बोलना, शीघ्रता से बोलना, किसी की नकल करके बोलना भी उच्चारण दोष लाने के कारण है। शुद्ध भाषा के वातावरण का अभाव भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। प्रश्न नंबर 42 है स्वतंत्रीय आधार पर ध्वनि कितने प्रकार की होती है? स्पष्ट करिए। और 2020 में आया हुआ प्रश्न है घोष व अघोष ध्वनि में अंतर बताइए। जो ध्वनि के आधार पर शब्दों को बांटा गया है वर्णों को, उसके बारे में दिया है। तो स्वतंत्रीय आधार पर ध्वनि 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है घोष और दूसरा होता है अघोष। घोष व अघोष ध्वनियों में अंतर बताइए। स्वतंत्रीय आधार पर ध्वनि 2 प्रकार की होती हैं, घोष और अघोष। घोष वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में कंपन होता है घोष ध्वनियाँ कहलाती हैं, जैसे य र ल व। अघोष ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता है वो अघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं, जैसे श श श। प्रश्न नंबर 43 है शुद्ध पाठन हेतु किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? या पढ़ते समय पढ़ने की मुद्रा व ध्यान रखने योग्य बातों को स्पष्ट कीजिए। अथवा शुद्ध उच्चारण अभ्यास हेतु कक्षा शिक्षण में किए जाने वाले प्रयोग बताइए। उत्तर है पढ़ते समय पढ़ने की मुद्रा व ध्यान रखने योग्य बातें। पढ़ते समय बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर सस्वर पठन तथा उच्च स्तर पर मौन पठन का अभ्यास करना चाहिए। दूसरा है पठन के समय सर्वप्रथम आदर्श पठन प्रस्तुत करना चाहिए। तीसरा है पढ़ते समय छात्रों की एकाग्रता को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। चौथा है पठन में उच्चारण की परिशुद्धता विराम चिन्हों आदि का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 44 है शुद्ध सुडौल और आकर्षक लेखन में अनुलेख सुलेख और श्रुतलेख, इस बात को ध्यान रखिएगा। अनुलेख सुलेख और श्रुतलेख के महत्व पर प्रकाश डालिए। श्रुतलेख क्या है या श्रुतलेख की उपयोगिता बताइए, उनके महत्व का स्पष्ट कीजिए। श्रुतलेख एवं अनुलेख में अंतर स्पष्ट कीजिए। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। अब उत्तर देखते हैं। उत्तर है शुद्ध सुडौल और आकर्षक लेखन में अनुलेख सुलेख और श्रुतलेख का महत्व। तो अनुलेख है, अनुलेख शाब्दिक अर्थ होता है जैसे पहले से लिखा हुआ वैसा ही लिखना। अनुलेख का शाब्दिक अर्थ होता है जैसा पहले लिखा गया है वैसा ही लिखना। अनुलेख के अंतर्गत बच्चा उसी प्रकार लिखता है जैसे सुलेख में अध्यापक ने लिखा हो, या बच्चा हल्का हल्का लिखा हुआ लेख पर कलम फेंक कर लिखने का अभ्यास करता है। सुलेख क्या होता है? सुलेख का अर्थ होता है या सुलेख शब्द लेख से पूर्व सु उपसर्ग लगने से बनता है। इसका अर्थ होता है सुंदर व श्रेष्ठ लेख। भाषा शिक्षक को आरंभ से ही बच्चों में सुंदर लेख लिखने की आदत डालनी चाहिए। जो बच्चा आरंभ में सुंदर लेख लिखता है आगे चलकर उसका हस्तलेख बड़ा ही सुंदर व आकर्षक बन जाता है। आगे है श्रुतलेख। श्रुतलेख, श्रुतलेख शब्द का अर्थ है सुनकर लिखना, इसे श्रुतलेख भी कहते हैं। जब विद्यार्थी लिखने में प्रवीण हो जाता है और प्रतिलिपि भी लिख सकता है तो उसे श्रुतलेख लिखने की प्रेरणा देनी चाहिए। प्रश्न नंबर 45 आरंभिक भाषा कौन कौन सी है?
तो श्रवण कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल जैसे बोलना, पठन कौशल और लेखन कौशल। प्रश्न नंबर 46, छात्रों की वर्तनी संबंधित त्रुटि निवारण के उपाय बताइए। पहला, शुद्ध बोलने का अभ्यास करना। दूसरा, शुद्ध बोलने वालों का साहचर्य। और तीसरा, छात्रों को सही शब्द बोलने के लिए प्रेरित करना। प्रश्न नंबर 47 है, विस्मयादि बोधक चिन्ह किसे कहते हैं, इसके बारे में उदाहरण बताइए। उत्तर है, जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में सामान्यतः विस्मयादि बोधक चिन्ह प्रयोग होते हैं जो इस प्रकार हैं का प्रयोग किया जाता है, जैसे ओह, अरे या आश्चर्यचकित में भी ऐसे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। या एक और प्रश्न है, संख्या किसे कहते हैं, संख्याओं के प्रकार बताइए, जो 2022 में आया हुआ है। तो उत्तर है, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामांकन करने के लिए किया जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4 आदि प्राकृतिक संख्याएं इसकी सबसे मूलभूत उदाहरण है। प्रकार: 1 सम संख्या, 2 भाज्य संख्या, 3 प्राकृतिक संख्या और 4 विषम संख्या। ये इसकी संख्याओं के प्रकार हैं। सम संख्या होता है, भाज्य संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है, विषम संख्या होता है। प्रश्न नंबर 49, 2 अंकों वाली संख्या को 2 अंकों वाली संख्या से किस प्रकार गुणा किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ देखिए, उदाहरण देकर समझाया गया है कि 2 संख्याओं वाली संख्या को 2 अंकों वाली संख्या से कैसे गुणा किया जाता है, आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 50 है, प्रारंभिक स्तर पर लेखन की अच्छी आदतों को कैसे विकसित करेंगे, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, प्रारंभिक स्तर पर लेखन की अच्छी आदतों को का विकास। पहला, देवनागरी लिपि लिखने का अभ्यास कराते समय लकड़ी की मजबूत और चौरस आकार की चपटी तख्ती देनी चाहिए, जिसको हम लोग पहले स्लेट बोलते थे, उसकी बात की जा रही है। दूसरा है, बच्चों को लेखनी सरकेंड या किसी जंगली लकड़ी की बनी देनी चाहिए। इसके साथ साथ दवात की स्याही भी तैयार कर लेनी चाहिए। दूसरा, दवात हमेशा बच्चे के दाईं ओर रखनी चाहिए ताकि कलम डुबोने में उसे कठिनाई न हो। चौथा है, तख्ती पर ऊपर या नीचे और बाईं ओर हाशिया छोड़कर लिखना चाहिए, यानी कि मार्जिन की बात कर रहा है। पांचवा है, अक्षरों को सुंदर तथा सुडौल और अनुपात में लिखना चाहिए। छठवां है, सुलेख लिखने का अभ्यास कॉपी में ही करवाए जाने चाहिए। बाजार में सुलेख लेख की कई प्रकार की अभ्यास पुस्तिकाएं मिलती हैं। सातवां है, लेखन के समय बच्चों के समक्ष लेखन के सुंदर नमूने होने चाहिए। आगे है प्रश्न नंबर 51, संख्या 50341 एवं 4321 की तुलना कीजिए तथा चिन्हों का प्रयोग करिए। इन चिन्हों का प्रयोग करके आंसर देना है। तो देख सकते हैं आप, पहली संख्या और में अंकों की संख्या 5 है और दूसरी संख्या में अंकों की संख्या 4 है। तो इसमें बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। आगे का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 52, बिना उधार लिए घटाना की क्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो बिना उधार लिए घटना की क्रिया को समझाया जा रहा है। यहाँ पे ऊपर की संख्या बड़ी कर दो और नीचे की संख्या ऊपर वाली संख्या से छोटी कर दो, उधार लेना ही नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 53, पत्र लेखन क्या है, एक प्रार्थना पत्र लिखकर इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। तो आप देख सकते हैं, पत्र लेखन के आशय ये 2022 में आया हुआ है। पत्र लेखन एक गद्य लेखन है। इसमें समस्या के संदर्भ में समाधान हेतु सहायता की प्रार्थना भी की जाती है। व्यक्तिगत पत्रों में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा मित्रता एवं अनौपचारिक विचार होते हैं। व्यावसायिक पत्र अधिक औपचारिक तथा समाधान केंद्रित होते हैं। पत्र लेखन की विशेषता शैली होती है। अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र प्रारूप देख लेते हैं, स्क्रीन पर देखेंगे। अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र प्रारूप किस प्रकार है। सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, BM पब्लिकेशन आगरा। विषय है, बीमारी के कारण 2 दिवसीय अवकाश प्राप्ति के संदर्भ में। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं अचानक तीव्र ज्वर से पीड़ित होने के कारण ज्वर से पीड़ित होने के कारण कार्यालय आने में असमर्थ हूँ। अंततः आपसे निवेदन है कि मुझे दिनांक 5/5/2000 जो भी आपको डेट लिखना हो, अवकाश स्वीकृत करें। आपकी अत्यंत कृपा होगी। निवेदन में राजेश कुमार सिसोदिया और अपना एड्रेस लिख दें और एक साइड में दिनांक लिख दें। ध्यान रहे, यहाँ दिनांक रहेगा और यहाँ निवेदन रहेगा, निवेदन करने वाले का नाम और पता रहेगा और ऊपर
जो भी जिनके लिए पत्र लिखे जा रहे हैं उनके बारे में ब्यौरा रहेगा। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 54, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं और उदाहरण से समझाइए। तो उत्तर है हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कौन कौन से। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन 3 होते हैं, छत्रे, अत्रे और अज्ञा ज्ञा जिसको बोलते हैं। प्रश्न नंबर 55, स्वस्वर पाठन से क्या तात्पर्य है, इसका महत्व बताइए। उत्तर है स्वस्वर पाठन से आशय, स्वस्वर पाठन वह पाठन है जिसमें तथ्यों का ध्वन्यात्मक उच्चारण किया जाता है, यानी बोलकर आवाज के द्वारा जो पढ़ा जाता है उसको स्वस्वर पाठन कहते हैं। यह स्वर युक्त होता है। स्वस्वर पाठन का महत्व देख लेते हैं। पहला है स्वस्वर पाठन में उच्चारण में शुद्धता आती है। जब हम स्वस्वर पाठन करते हैं तो उससे हमें क्या क्या लाभ होता है, उसका महत्व क्या होता है, इसके बारे में बताया है। दूसरा, इस प्रकार के पाठन में स्वरों के आरोह और अवरोह, बालाघात आदि पर गुण छात्र में आते हैं। तीसरा है स्वस्वर पाठन द्विमुखी प्रक्रिया। इसके अंतर्गत अध्यापक द्वारा आदर्श पाठन तथा छात्र द्वारा अनुकरण पाठन किया जाता है, यानी अध्यापक बोलते हैं, स्वस्वर पाठन करते हैं और फिर उसके बाद जब छात्र दोहराते हैं तो वो भी स्वस्वर पाठन करते हैं। तीसरा है चौथा है स्वस्वर पाठन प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो प्रारंभिक स्तर पे जो छात्र होते हैं, उनके लिए स्वस्वर पाठन सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। प्रश्न नंबर 56, पूर्ण विराम से क्या तात्पर्य है, उदाहरण समझाइए। उत्तर, विराम चिन्ह के बारे में, विराम चिन्ह में आपका विराम और या पूर्ण विराम या अर्ध विराम के बारे में बताइए। जब वाक्य पूरा हो जाता है तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के लंबे या छोटे होने में इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण, सोमवार को शाम 5 बजे पटेल उद्यान में एक सार्वजनिक सभा में श्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा। और दूसरा है राम वन गए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर विराम चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार किया गया है। प्रश्न नंबर 57, वाक्य किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। वाक्य का अर्थ, विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। उत्तर है वाक्य का अर्थ, विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य की विशेषता है सार्थक। वाक्य रचना में प्रयुक्त होने वाले सभी पद सार्थक होने चाहिए। दूसरा है योग्यता। योग्यता का तात्पर्य क्षमता से है। वाक्य में शब्द सार्थक होने चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों की आपस में संगति होनी चाहिए। तीसरा है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ है इच्छा। इच्छा का तात्पर्य वाक्य की पूर्णता से है। इसमें किसी ऐसे शब्द की कमी नहीं रहनी चाहिए जिसके कारण अर्थ की अभिव्यक्ति में कोई अधूरापन रह जाए। चौथा है आसक्ति अथवा निकटता। निकटता की बात की जा रही है। आसक्ति का अभिप्राय वाक्य के शब्दों का एक ही समय में प्रयोग। एक वाक्य के शब्दों को बोलने अथवा लिखने में निकटता होनी चाहिए कि इससे स्पष्ट हो जाता है कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या लिख रहे हैं। पदक्रम। वाक्य का सही अर्थ जानने के लिए शब्दों का उचित क्रम में प्रयुक्त होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 58 देखते हैं, भाषा शिक्षण करते समय शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उत्तर है भाषा का शिक्षण करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। जैसे पहला है, भाषा शिक्षण में संकोची छात्रों को कुछ समस्या का समाधान करना पड़ता है, अतः विभिन्न समागामी क्रियाओं के माध्यम से संकोची छात्र को अभ्यास कराना चाहिए। दूसरा, यदि छात्र को हिंदी बोलने तथा अंग्रेजी भाषा सीख रहे हैं तो अंग्रेजी बोलने की अधिक अवसर दिए जाएं। तीसरा, अध्यापक को सही स्वर का प्रयोग करना चाहिए तथा द्विअर्थी शब्दावली के प्रयोग से बचना चाहिए। छात्रों में धैर्य विकसित करना चाहिए क्योंकि भाषा एक दिन में नहीं सीखी जा सकती है। और पांचवा है, छात्रों को भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 59 है, आरोही व अवरोही क्रम किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए, या आरोही क्रम को उदाहरण से समझाइए। उत्तर है आरोही और अवरोही क्रम से आशय, बालकों को यह सीखना होता है कि संख्याओं के बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहते हैं तथा घटते क्रम को अवरोही क्रम कहा जाता है। इसे किस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, इसका अध्ययन अग्रलिखित उदाहरणों की मदद से सिखाया जा सकता है। आप देख सकते हैं खाली स्थान में ठीक पहले की संख्या और बाद की संख्याओं को कैसे लिखा गया है। दूसरा उदाहरण दिया है, खाली स्थान में ठीक बाद की संख्या को लिखना और अवरोही क्रम के बारे में दिया है। प्रश्न नंबर 60, स्थानीय मान व वास्तविक मान क्या है, स्थानीय मान को उदाहरण से समझाइए। तो किसी संख्या के किसी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए दाएं से बाएं की ओर संख्या के स्थान की गिनती करते हैं, यानी कि दाएं से बाएं की तरफ गिनती करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, जो भी हो गिनती करके देखते हैं, फिर उसके स्थानीय मान का निर्धारण करते हैं। ये जो चित्र में आप देख सकते हैं
किस प्रकार दिया गया है, तो यहाँ पे वास्तविक मान दिया है। जिस रूप में संख्या है उसी रूप में माना जाता है वास्तविक मान को, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 61, आरोही क्रम को उदाहरण से समझाइए। तो संख्याओं के बढ़ते क्रम को आरोही क्रम का कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये आरोही क्रम में हुआ। अब प्रश्न नंबर 62, वर्ण किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सकें उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण की सबसे छोटी इकाई होती है, वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। प्रश्न नंबर 63, लेखन अभिव्यक्ति के विकास हेतु निबंध लेखन महत्वपूर्ण है, समझाइए। तो उत्तर है, मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति स्थायी रहे और अन्य व्यक्ति इसका अध्ययन कर सके, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। मानव अपने विचारों, अनुभवों और कल्पना को लिखित अभिव्यक्ति द्वारा चिरकाल से संचित करता आ रहा है। प्रश्न नंबर 64 है, पत्र लेखन की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। आधुनिक युग में दूरसंचार के साधनों की कोई कमी नहीं। वर्तमान में टेलीफोन और मोबाइल ने पत्र व्यवहार बहुत कम कर दिए हैं, फिर भी पत्र लेखन का अपना महत्व तथा उपयोगिता है। पत्र लिखने से ही लेखन कौशल, भाषा शैली, लेखन शैली तथा व्याकरण के ज्ञान का अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात जान देते हैं। पत्र लेखन के द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान सरलता से कर सकते हैं। दूसरा है, पत्र लेखन के द्वारा हम दूरस्थ व्यक्तियों के साथ आत्मीय संबंध स्थापित कर सकते हैं। पत्र के लेखन के प्रकार हैं, सामाजिक पत्र, पारिवारिक पत्र, आवेदन पत्र। चौथा है व्यवसायिक पत्र। पांचवा है संपादक के नाम पत्र। और छठवां है सरकारी कार्यालयों के पत्र। प्रश्न नंबर 65 है, वाक्य किसे कहते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अभी हमने आगे पीछे पढ़ा था वाक्य के बारे में। अर्थ के आधार पर वाक्य विधि सूचक, निषेध सूचक, आज्ञा सूचक, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक के बारे में दिया है। अब आरोह और अवरोह को स्पष्ट कीजिए, जिसमें हम पिछले प्रश्न में पढ़ चुके हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। यहाँ देख लेते हैं कि उचित आरोह और अवरोह में कठिनाइयाँ क्या होती हैं। एक बार इसका उत्तर है, पठन की प्रक्रिया में जब तक उचित आरोह और अवरोह शामिल नहीं होता तब तक उसमें सार्थकता पैदा नहीं होती और न ही पाठ्य वस्तु का भाव ग्रहण होता है। पाठ्य वस्तु के भाव के अनुसार उचित आरोह और अवरोह का अभाव उसके भाव ग्रहण करने में भ्रम उत्पन्न कर देता है। इसलिए पठन का मूल्य तत्व आरोह और अवरोह है। उचित आरोह और अवरोह में कठिनाइयाँ क्या क्या होती हैं। पहला, धारा प्रवाह पढ़ने से होती है, शीघ्रता से पठन करने से, अधिक तेज आवाज में पठन करने से, मूल भाव में विपरीत पठन करने से, और पांचवा, अधिक धीमी आवाज में पठन करने से। ये सारी कठिनाइयाँ होती हैं। प्रश्न नंबर 67 है, घटना में उधार क्यों लिया जाता है। उधार न लेने का क्या आशय है, क्या समस्या होती है। प्रश्न नंबर 67 है, घटना उधार क्यों लिया जाता है, उधार न लेने पर क्या समस्या आएगी। उत्तर है, घटाने में यदि नीचे की संख्या बड़ी है तो घटाना असंभव है, अतः उधार लेकर ऊपर की संख्या बड़ी करना महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 68 है, जोड़ की प्रक्रिया में हासिल का महत्व उपयोगिता बताइए, अथवा हासिल की अवधारणा को आप बच्चों को किस प्रकार समझाएंगे। ये 2021 में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर, जोड़ना का अर्थ है मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना या योग करना। यह एक गणितीय मूलभूत संक्रियाएं हैं। जब बालक संख्या गिनने का भली प्रकार ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें जोड़ना सिखाना जरूरी हो जाता है। उदाहरण है, छात्रों को 1 का जोड़ सिखाना, छात्रों को जोड़ यानी प्लस का निशान समझाना भी बहुत जरूरी होता है। इसमें चरण दिए हैं, जैसे पहला चरण है इकाई को जोड़ने पर 3 + 9 जैसे 12 होता है। फिर दहाई को जोड़ने की क्रिया दिखाई गई है। तीसरी चरण दिखाई गई सैकड़े को जोड़ने की क्रिया। चौथी चरण है 1000 को जोड़ने की क्रिया, जिस इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और 10,000 तक की संख्याओं को जोड़ने की क्रिया दिखाई गई। अब प्रश्न नंबर है 69, समानार्थी शब्दों का आशय उदाहरण सहित समझाइए। समानार्थी शब्द वह शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं, उन शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, उपवन का समानार्थी होगा बगिया, वाटिका, फुलवारी, बाग। अंधकार का होगा तम तमीर, अंधेरा। अनुचर का होगा नौकर, सेवक, दास। अरण्य का होगा वन, कानन, जंगल। आकाश का गगन, नभ, आसमान। आज्ञा का निर्देश, हुक्म और आदेश। वायु का समानार्थी होगा हवा, पवन, अनिल, समीर। कामदेव का होगा मनोज, मदन और मनमथ। और कोमल का होगा मृदु, नरम, मुलायम। गरुड़ का होगा पक्षीराज, खगेश, खगपति और हरि वाहन। ये समानार्थी शब्द हैं।
आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 70 पे आते हैं। लेखन की अशुद्धियों को दूर करने के उपाय बताइए। उत्तर है लेखन की अशुद्धियों को दूर करने के उपाय। अक्षर विन्यास संबंधित अशुद्धियों के कारण लिखित अभिव्यक्ति प्रायः प्रभावहीन हो जाती हैं, अतः प्रत्येक शिक्षक का यह दायित्व बनता है कि वह अक्षर विन्यास की अशुद्धियों के कारण को जानने और उसको दूर करने का समुचित प्रयास करें। यहाँ पर कुछ हेडिंग दी गई हैं जिन्हें मैं बताते चलूँ। लेखन की अशुद्धियों को दूर करने के जो उपाय हैं उनकी पहली हेडिंग है शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन का अभ्यास करना चाहिए। दूसरा है 12 खड़ी का अभ्यास करना चाहिए। तीसरा है व्याकरण का समुचित ज्ञान होना चाहिए। चौथा है लिपि का समुचित ज्ञान होना चाहिए। पांचवा है वाचन अभ्यास होना चाहिए, तीव्र गति से लिखने का अभ्यास होना चाहिए। फिर सातवां है शारीरिक उपचार, जैसे यदि शिक्षक को पता चले कि किसी छात्र में श्रवण संबंधित कोई विकार है तो छात्र के माता पिता को इस दोष से अवगत कराना चाहिए ताकि वे उसका उपचार कर सकें। अब 8वां शीर्षक है शब्द पुस्तिकाएं बनवाना और 9वां है अध्यापक का व्यवहार तथा व्यक्तिगत ध्यान। शिक्षक को छात्र के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, इससे वह छात्र को लेखन को सही करने के प्रयास में सफल हो सकेगा। यदि शिक्षक का व्यवहार आत्मीयतापूर्ण है तो निश्चय ही बच्चे उसके संपर्क में रहेंगे और उससे त्रुटियों के बारे में पूछ सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 71 है स्वर के भेद किन किन आधार पर किए गए हैं, एक एक उदाहरण देकर समझाइए। अथवा स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर को उदाहरण देकर समझाइए। ये 2021 में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर है स्वर से आशय। स्वर उन ध्वनियों को कहा जाता है जो मुख में बिना किसी प्रकार अवरोध हुए उच्चारित होते हैं। फेफड़ों से आने वाली वायु ओष्ठ तथा उससे आगे तक अवरुद्ध नहीं होती। इनको कहीं संकीर्ण मार्ग से नहीं निकालना पड़ता। यह मुख विवर की स्वर सीमा से ऊपर नहीं जाती। इसमें स्वतंत्र से ऊपर वाले वाक अवयव में कंपन नहीं होता है। यानी स्पष्ट शब्द में कहा जाए तो स्वर उन ध्वनियों को कहा जाता है जो मुख में बिना किसी प्रकार के अवरोध से उच्चारित होते हैं, उसे स्वर बोलते हैं। अब स्वर की परिभाषा यहाँ दिया गया है पतंजलि के अनुसार, इसको देख लेते हैं। पतंजलि में लिखा है जो स्वयं प्रकाशित होते हैं वे स्वर हैं। स्वयं राजन्ते स्वराः अन्वत भगवती व्यंजनम। इस परिभाषा के अनुसार स्वर स्वतंत्र रूप से शोभित होते हैं एवं व्यंजन उनका अनुसरण करते हैं। वस्तुतः स्वर में वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है और श्वास वायु मुक्त रूप से बिना किसी बाधक के बाहर निकलती है। अब स्वर के भेद देख लेते हैं। स्वर के भेद निम्न प्रकार है अ आ ई उ ऋषि रि ए ओ औ। उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। इसके बारे में बताते चलते हैं। ह्रस्व स्वर उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, जैसे अ ई उ ह्रस्व स्वर होते हैं, इसमें सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है। जो दीर्घ स्वर होते हैं उसमें 2 मात्राओं का समय लगता है, जैसे आ ई उ ए ओ औ रि, ये दीर्घ स्वर हैं। एक स्वर और होता है जिसको लुप्त स्वर बोलते हैं, 2 मात्राओं से अधिक समय लगते हैं इसमें, जैसे ओम, इसमें 3 मात्राएं जुड़ी हुई हैं। संस्कृत में ऐसा होता है। फिर होता है दीर्घ स्वर के बारे में जान लेते हैं। दीर्घ स्वर में वे स्वर होते हैं जिसके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। आगे प्रश्न है 72 समान ध्वनि वाले शब्दों की लिस्ट बनाइए। तो समान ध्वनि वाले शब्दों की लिस्ट आपके सामने है, देख लेते हैं। यहाँ शब्द अर्थ लिखा हुआ है। अवलंब सहारा, अविलंब शीघ्र, अणु सूक्ष्मकण, अनु पीछे, अभिज्ञ जानने वाला, अनभिज्ञ अनजाना, आगम उत्पत्ति, अगम दुर्लभ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वरना ज़्यादा समय लगेगा, इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं कहीं। आगे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 73 है वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं स्पष्ट करें। उत्तर है वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिसमें यह जाना जाता है कि वाक्य में कर्ता जो है वो कर्ता के विषय में अथवा कर्म के विषय में अथवा भाव के विषय में
क्रिया द्वारा क्या कहा गया है? तो वाच्य परिवर्तन के प्रकार हैं कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आगे प्रश्न है 74, कर्तव्यवाच्य किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करिए। कर्तव्यवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता है, अर्थात वाक्य में कर्ता की प्रधानता है। जैसे अनीता पुस्तक पढ़ती है, यहाँ पढ़ती है क्रिया का कर्ता अनीता वाक्य कर्तव्यवाच्य है, यानी अनीता का कर्तव्य है पुस्तक पढ़ना। तो इसमें जो कर्तव्यवाच्य में अनीता है, वाक्य में कर्ता अनीता है, तो यहाँ पढ़ने का कार्य अनीता द्वारा हो रहा है, तो ये कर्तव्यवाच्य है। फिर है कर्मवाच्य। तो प्रश्न है 75, कर्मवाच्य किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर है कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का अर्थ है, अर्थात क्रिया में कर्म की प्रधानता है। उदाहरण देखिए, अनुभव द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, यहाँ पढ़ी गई क्रिया का कर्म पुस्तक वाक्य का उद्देश्य है, यानी पढ़ी गई क्रिया कर्मवाच्य है, जो पढ़ी गई है वो कर्मवाच्य है। प्रश्न नंबर 76 है, सम तथा विषम संख्याओं के में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। अब सम संख्या क्या होती है? कोई भी संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाती है उसको सम संख्या कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8। विषम संख्या ऐसी कोई भी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती उसे विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये विषम संख्याएं होती हैं। प्रश्न नंबर 77 है, किसी बालक में भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए आप किन विधियों का प्रयोग करेंगे? उत्तर है, ये 2021 में आया वो प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर है, किसी बालक में भाषा का विकास हम स्वयं उससे बातचीत द्वारा कर सकते हैं। यदि किसी बच्चे में भाषा के संबंधित रुचि उत्पन्न करनी है तो हम स्वयं उसे बातचीत के द्वारा उसके भाषा में उसकी रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, शब्दों द्वारा कर सकते हैं, कहानी और कविता द्वारा कर सकते हैं। जब बालक सुनने में रुचि नहीं लेता है तब तक बालक बोलने के लिए नए शब्दों का उपयोग नहीं करता है। आगे प्रश्न है, चित्रलिपि के लाभ लिखिए। 2021 का प्रश्न है। उत्तर है, अगर कोई नया या अपरिचित शब्द हो तो उसके अक्षर पढ़कर पाठक उसे उच्चारित कर सकता है। भावचित्रों पर आधारित चित्रलिपियों में पाठकों को कभी कभी सैकड़ों या हजारों चिन्ह सीखने पड़ते हैं। चीनी भाषा सीखने के लिए यह जरूरी है। चित्रलिपियों का एक बड़ा लाभ, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछता है कि चित्रलिपि कहाँ की देन है, तो वो चीनी भाषा की है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 69, प्रश्न नंबर 79, लेखन की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। 2022 का प्रश्न है ये। उत्तर है, लिखना भाव एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। वह शब्द को क्रम में लिपिबद्ध सुव्यवस्थित करने की कला है। भावों एवं विचारों की यह कलात्मक अभिव्यक्ति जब लिखित रूप में होती है तब उसे लेखन की उपयोगिता कहते हैं। प्रश्न नंबर 80 है, मैथ का सवाल है। 18 अमरूद 6 बच्चों के 48 अमरूद 6 बच्चों में बराबर बांटे गए हैं। हर बच्चे को कितने अमरूद दिए गए? तो भाग दे दिए जाएंगे, यहाँ आप स्क्रीन पर दे सकते हैं। आगे प्रश्न है 81, बच्चों को हासिल सहित जोड़ किस प्रकार सिखाना चाहिए? उत्तर है, ये 2022 में आया वो प्रश्न है, बच्चों को हम तीलियों और बंडल के माध्यम से जोड़ करना सिखा सकते हैं। प्रश्न नंबर 82, सरल वाक्य से आप क्या तात्पर्य है? 2022 का प्रश्न है। उत्तर है, जिसमें केवल एक ही कर्ता क्रिया होता है या एक ही उद्देश्य होता है तो उसे सरल वाक्य कहते हैं, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। प्रश्न नंबर 83, पठन किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए पठन। उत्तर है, पठन से आशय। पठन अंग्रेजी शब्द रीडिंग का हिंदी रूपांतरण है। पठन का शाब्दिक अर्थ है पढ़ना। संस्कृत में पठ धातु श्रुत प्रत्यय जोड़कर पठन शब्द बना है। भाषी कौशल के क्रम में पठन तीसरे क्रम पर आता है। भाषी कौशल सुबोपल्ली, जिसको सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कहते हैं, भाषी कौशल होता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, पूछता है प्रश्न में कि प्रश्न पेपर में पूछता है कि भाषी कौशल कौन से है, तो सुबोपल्ली है। ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने का, सुबोपल्ली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना।
किसी भाषा के लिखित अंश का उच्चारण करना पठन कहलाता है। ये डिसेंट के अनुसार पठन लेखन द्वारा उत्कृष्ट सुलिखित सुवर्णित प्रतीकों को किसी के अनुभव की विधि से उनको संबंधित करके सार्थकता देने की प्रक्रिया होती है। ये कहा है डिसेंट ने। प्रश्न नंबर 84 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 84 है, लेखन क्या है, स्पष्ट कीजिए। लेखन, उत्तर है लेखन अंग्रेजी शब्द राइटिंग का हिंदी रूपांतरण है। लेखन का शाब्दिक अर्थ है लिखना। भाषाई कौशल सुबोपल्ली का चौथा क्रम लिखना है। जो कुछ भी हम बोलते हैं उसे प्रतीकों यानी अक्षरों के रूप में व्यक्त करना ही लेखन कहलाता है। उच्चारित ध्वनियों को प्रतीकों में या अक्षरों के माध्यम से व्यक्त करना ही लिखना अथवा लेखन कहलाता है। प्रश्न नंबर 85, पठन का महत्व बताइए। उत्तर है पहला, पठन से बच्चों की शुद्ध उच्चारण क्षमता में वृद्धि होती है। पठन से बच्चों में बौद्धिक विकास होता है। पठन से बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। पठन से बोलने एवं भाषण करने में बच्चे पारंगत होते हैं। लगातार पठन से बच्चों में प्रभावपूर्ण विधि से पढ़ने की क्षमता उत्पन्न होती है। साथ ही पठन से बच्चों की विन्यास क्षमता में वृद्धि होती है। पठन से बच्चों में नवीन बातों विचारों का समावेश होता है और पठन से उच्चारण के लिए बालाघात या अभ्यास हो सकता है। आगे प्रश्न है 86, लेखन का महत्व समझाइए। उत्तर है लेखन का महत्व, पहला है लेखन से बच्चों की अक्षर बनावट में सुधार होता है जिससे बच्चे सुंदर हस्तलिपि में लिखना सीख जाते हैं। दूसरा है लेखन से बच्चों में बौद्धिक विकास होता है। तीसरा है लेखन में बच्चों से शब्द भंडार में वृद्धि होती है। फिर मात्रा त्रुटि कम अथवा समाप्त हो जाती है। भाषा में एक रूपता आती है। जब बच्चे किसी विषय वस्तु को लिखते हुए पढ़ते हैं तो वह विषय शब्द जल्दी से बच्चे सीख जाते हैं। और सातवां है लेखन से बच्चों को अपने देश की सांस्कृतिक तथा सामाजिक विरासत का ज्ञान हो जाता है। प्रश्न नंबर 87 है, आरंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बताइए। तो उत्तर है आरंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य, पहला है बच्चों को अक्षर ज्ञान कराना, फिर बच्चों का अक्षर बनाना सिखाना, शुद्ध पढ़ना एवं लिखना बताना, व्याकरण का ज्ञान कराना, फिर पांचवा है बच्चों में शुद्ध मात्रा लगाते हुए लिखने तथा पढ़ने की क्षमता का विकास करना चाहिए, धारा प्रवाह लिखना एवं पढ़ना सिखाना, फिर बच्चों के शुद्ध शब्द भंडारण में वृद्धि करना चाहिए, फिर बच्चों में गद्य एवं पद को सुनिश्चित रूप से पढ़ने की क्षमता का विकास करना चाहिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 88, आरंभिक स्तर पर बच्चों को लेखन क्षमता में विकास का आप कैसे करेंगे। आरंभिक स्तर पर बच्चों की लेखन क्षमता में विकास आप कैसे करेंगे, इस बारे में दिया गया। उत्तर है आरंभिक स्तर पर बच्चों की लेखन क्षमता का विकास, आरंभिक स्तर पर बच्चों में लेखन क्षमता का विकास करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला है सर्वप्रथम बच्चों को गोली बनाना बताना चाहिए। इसके पश्चात खड़ी रेखाएं बनाना सिखाना चाहिए। इसके बाद खड़ी रेखाओं के बाद पड़ी आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना सिखाना चाहिए। ये उनको लिखने के आरंभिक स्तर पे बच्चों को लिखने की क्षमता का विकास कराने के लिए ये टॉपिक दिए गए हैं। चौथा है अक्षर निर्माण के क्रम में सबसे पहले बच्चों को एक तरफा घुमावदार अक्षर बनाना सिखाइए। इसके पश्चात दो तरफा घुमावदार अक्षर बनाना सिखाना चाहिए। आगे प्रश्न है 89, आरंभिक स्तर पर बच्चों को अच्छा लेखन सिखाने हेतु महात्मा गांधी जी का विचार और जे मैस्की और जे मैनरी का विचार बताइए। उत्तर देखते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार आरंभिक स्तर में बच्चों को अच्छा लेखन कैसे सिखाया जाता है, देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी के अनुसार महात्मा गांधी कहते हैं कि बच्चों को लिखना सिखाने के पूर्व इन्हें चित्रकला सिखाना चाहिए। महात्मा गांधी के अनुसार अक्षर भी एक चित्र ही है। शिक्षाविद जे मैस्की और जे मैनरी कहते हैं कि जिन वस्तुओं पर लिखने की शिक्षा प्रदान की जाए उनका क्रम निम्न प्रकार होना चाहिए, जैसे जमीन पर उंगली से, श्यामपट पर चाक से, स्लेट पर चाक बत्ती से और अंत में कागज पर कलम और स्याही से लिखवाना चाहिए। प्रश्न नंबर 90, शुद्ध लेखन के कौन कौन से तत्व हैं, इसके नाम बताइए। उत्तर है शुद्ध लेखन के तत्व। तो शुद्ध लेखन के 5 प्रमुख तत्व दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं, ध्यान दीजिए। पहला है अक्षर की बनावट। शुद्ध लिखना है तो अक्षर की बनावट होना बहुत आवश्यक है। सिरोरेख होना चाहिए, जो ऊपर लाइनिंग होती है, जैसे हम क लिखते हैं तो ऊपर लाइनिंग देते हैं, उसे सिरोरेख कहते हैं। सिरोरेख अच्छी होनी चाहिए। फिर अक्षर लिखने की गति होनी चाहिए।
लिखने में स्वच्छता होनी चाहिए, लिखने में स्पष्टता भी होनी चाहिए, वरना कुछ भी लिख दो और लोग पढ़ ही ना पाए। आगे है 91 प्रश्न नंबर। तो क्रिया के आधार पर पठन कितने प्रकार के होते हैं बताइए, और उत्तर है क्रिया के आधार पर पठन के प्रकार। तो ध्यान दीजिएगा, क्रिया के आधार पर पठन 2 प्रकार के होते हैं। एक सस्वर होते हैं जिनको आवाज़ के द्वारा यानी बोल कर पढ़ा जाता है, और एक मौन पठन होते हैं जो मन ही मन पढ़ा जाता है। इसमें स्वस्वर पठन के बारे में बताते हैं। वह पठन जिसमें हम लिखित तथ्यों पर ध्वन्यात्मक यानी ध्वनि के साथ यानी बोल कर उच्चारण करते हैं, उसे स्वस्वर पाठन कहते हैं। और जो मौन पाठन होता है वह पठन जिसमें हम लिखित तथ्यों यानी जो लिखा हुआ है उसको ध्वनात्मक उच्चारण नहीं करते, यानी कि मन ही मन पढ़ते हैं। मौन पठन श्रवणीय शब्दोच्चारण के बिना किया गया पठन है, यानी शब्दों का उच्चारण नहीं किया गया और पाठ पढ़ा जाता है। प्रश्न नंबर 92 है आरंभिक स्तर पर पठन के उद्देश्य बताइए। तो उत्तर है आरंभिक स्तर पर भाषा शिक्षा के विकास हेतु पठन के उद्देश्य। पहला है छात्रों को शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। पठन यानी पढ़ना, छात्रों को शुद्ध उच्चारण करके पढ़ना चाहिए। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है, जिससे बौद्धिक विकास होता है। विराम चिन्हों का सही प्रयोग होता है कि कहाँ कॉमा है, कहाँ रुकना है और कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ फुल स्टॉप करना है। छठवां है आपका प्रपूर्ण विधि से पढ़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। नहीं, दो पॉइंट और है, जैसे भाषा कौशल में सातवां है भाषा कौशल में निपुणता बनाना, और आठवां है स्वरघात एवं बालाघात का समुचित प्रयोग करना। प्रश्न नंबर है 93 प्रारंभिक स्तर पर लेखन का उद्देश्य बताइए। उत्तर है प्रारंभिक स्तर पर लेखन के उद्देश्य। लेखन का उद्देश्य निम्नवत होते हैं, जैसे बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, सुंदर अक्षर बनाने के लिए प्रेरित करना, मात्रा तथा विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग करके लिखना। अगर इनमें से आपको 4 भी पॉइंट आ जाए लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाता है, इसलिए पूरा पॉइंट मैं बताते चल रही हूँ। हालांकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, पर ये ज़रूरी भी है पूरा जाना, आधा अधूरी पढ़ाई नहीं पढ़ के जानी चाहिए। पहले देख लेते हैं। आपको यहाँ पे तीसरा पॉइंट है मात्रा तथा विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग करके लिखना सिखाना। चौथा है मात्रात्मक त्रुटि में सुधार करना। पांचवा है लिखित अभिव्यक्ति में निपुणता लाना। छठवां है नवीन कहानी, कविता, सुक्तियाँ तथा मुहावरों आदि का ज्ञान में अभिवृद्धि करना। प्रश्न नंबर है 94 भाषा के कितने अंग होते हैं, नाम बताइए। तो भाषा के 5 अंग होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। भाषा के 5 अंग होते हैं। ध्वनि होती है, फिर शब्द होते हैं, फिर रूप होते हैं, फिर वाक्य होते हैं, फिर अर्थ होते हैं। यानी ध्वनि, फिर ध्वनियों के मिलने से शब्द बनते हैं, और शब्दों के मिलने से रूप बनते हैं, रूप से फिर वाक्य और फिर अर्थ निकलते हैं उसके। ये भाषा के 5 अंग हैं, वही महत्वपूर्ण अंग। तो ध्वनि भाषा की प्राथमिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। शब्द अक्षरों के अर्थ पूर्ण व्याकरण सम्मत अभियंत्र को शब्द कहा जाता है। रूप को पद भी कहा जाता है। शब्द तथा धातु रूप के अर्थ युक्त तत्व को रूप कहा जाता है। वाक्य जो है तो शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, और अर्थ है किसी भी भाषाई इकाई को किसी भी इंद्रिय से ग्रहण करने पर जो मानसिक प्रतीति होती है वह अर्थ कहलाती है। यानी कि वही शब्द भाषाई इकाई को किसी भी इंद्रिय से ग्रहण करने पर जब मानसिक प्रतीक होता है कि हाँ इसका कोई अर्थ है, तो वो अर्थ कहलाता है। ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्वनि 2 प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। स्वर जो स्वर उच्चारित होते हों वे स्वर कहलाते हैं। स्वर का संधि विच्छेद है सुधन अर, यहाँ अर गत्यर्थक है, रि धातु से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है सुखपूर्वक गति, अर्थात जिसके उच्चारण से बाधारहित सुविधा हो। ये वही बात है कि स्वर बिना किसी बाधा से ध्वनित हो, उसे स्वर कहते हैं। आगे देखते हैं। स्वर वे ध्वनि है जिसके उच्चारण में कोई अवरोध न हो। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है स्वर वे ध्वनि है जिनके उच्चारण में कोई अवरोध न हो, जैसे अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग अह, ये स्वर हैं। हिंदी वर्ड में 11 स्वर होते हैं, इसको याद रखिएगा कि हिंदी वर्ड में कुल 11 स्वर होते हैं। स्वर के अंतर्गत आने वाले अंग और अह जो योगवाहक कहते हैं, जिसमें एक अनुस्वार होता है, एक अनुनासिक होता है। एक अनुस्वार होता है, एक अनुनासिक होता है। आगे चलते हैं। व्यंजन
वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वर की मदद से होता है व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। टोटल 33 व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में। व्यंजन का संधि विच्छेद करें तो विधन अंजन है। अंजन शब्द अंज धातु से निर्मित है, जिसका अर्थ होता है अभिव्यक्ति, जो व्यक्त करता है। यहाँ आप देख सकते हैं क से म तक स्पर्श व्यंजन क वर्ग च वर्ग ट वर्ग क च ट त प वर्ग है। फिर य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। इस बात को ध्यान रखिएगा, पूछता है कि अंतस्थ व्यंजन में कौन आते हैं, कौन से शब्द है जो अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। या आपको अति लघुत्तरी में पूछ सकता है कि अंतस्थ व्यंजन लिखिए, तो य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। पूछ सकता है उसमें व्यंजन कौन से हैं, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ श श श ह उसमें व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन में क्षत्रिय त्रज्ञ। प्रश्न नंबर 96, प्राण यानी वायु के आधार पर ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं। प्राण के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। उत्तर है प्राण का अर्थ है वायु या प्राण के आधार पर ध्वनि दो प्रकार के होते हैं। अल्प प्राण वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु निष्कासित होती है, अल्प प्राण कहलाती है। यहाँ मैंने 135 लिखा हुआ है, स्क्रीन पर उतना हाईलाइट नहीं हो रहा है शायद। आप देख सकते हैं यहाँ पे 135 कहीं नहीं कि 135 यानी 1, 3 और 5। क ख को छोड़ के ग, घ को छोड़ के अंग, ये आपके अल्प प्राण है। महाप्राण है वे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक वायु निष्कासित होती है। जैसे महाप्राण इसमें दिया हुआ 25 दिया हुआ, मैंने हिंट दिया हुआ, जैसे क को छोड़ के ख और ग को छोड़ के घ। ये ख और घ जो है ये आपके दूसरे और पांचवें स्थान पे आते हैं, तो ये महाप्राण हुए। क ग और अंग जो है वो 135 पे आए, 1 3 5 स्थान पे आते हैं। आगे देख लेते हैं। जिन अक्षरों के साथ अंग्रेजी में एच लिखा जाता है वे महाप्राण होते हैं, और ये एक हिंट दिया हुआ है। और जो एच की मदद से नहीं लिखे जाते हैं उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अच्छी हिंट दिया गया है। 97, प्रश्न नंबर 97, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं। उच्चारण के स्थान पे अभी हमने पढ़ा आगे कि प्राण के आधार पर यानी वायु के आधार पर ध्वनि के कितने प्रकार के होते हैं। अब उच्चारण के स्थान के आधार पर ध्वनि के प्रकार काकल्य, कंठ्य, तालु, मृदा, वत्स्य, दंत और ओष्ठ। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। पहला है काकल्य वे ध्वनियाँ जो मुख के कंकाल से उत्पन्न होती हैं, काकल्य कहलाती है, जैसे विसर्ग तथा हुआ और ह हुआ। कंठ्य वे ध्वनियाँ जो कंठ से निकलती हैं, कंठ ध्वनि कहलाती हैं। क वर्ग जो होता है क ख ग घ अंग और अ स्वर जो होता है वो कंठ्य होता है। तालु जो होता है, तालु से इनका उच्चारण करते समय जीभ तालु को छूती है, जैसे च वर्ग, ई आदि जो होते हैं वो च वर्ग और ई जो होते हैं वो तालु वर्ग में आते हैं। मूर्धा होती है, इसके उच्चारण में जीभ कठोर तालु को छूती है। ट वर्ग और ढ जो होता है उच्छिप्त व्यंजन जिनको बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं। ड और ढ को यहाँ दिया हुआ है, इसको याद रखिए। ये मूर्धन में आता है, वत्सर में आता है। तालु के अंतिम भाग तक मसूड़ों के स्पर्श से उच्चारित होने वाली ध्वनि को वत्सर ध्वनि कहते हैं, जैसे श और ल। दंत इसके उच्चारण से जीभ दंत के ऊपरी भाग को छूती है। त वर्ग जो आप बोलेंगे त थ द ध जो होता है वो दंत होता है। ओष्ठ इसके उच्चारण में ओष्ठ मदद होती है, जैसे प वर्ग प फ ब भ। दो प्रकार की होती हैं ये, दंतोष्ठ और दंतोष्ठ। दंतोष्ठ जो होता है इसके उच्चारण में ऊपर के दांत और नीचे के ओष्ठ प्रयुक्त होते हैं, जैसे व फ। और दंत्योष्ठ जो होता है इसके उच्चारण में दोनों ओष्ठों का प्रयोग होता है, उ प फ ब भ म और व। अब 98 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 98, प्रयत्न के आधार पर ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं। अब तक हमने प्राण के आधार पर और स्थान के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर यानी कि उच्चारण के किए गए प्रयास को प्रयत्न कहते हैं। उच्चारण के किए गए प्रयास को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न दो प्रकार का होता है, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न वह प्रयत्न जो मुख विवर के भीतर से होता है, अभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। ये 4 प्रकार की होती है, स्पष्ट, ईर्ष्यात्पृष्ट, ईर्ष्यत्पृष्ट बहुत कठिन है, विवृत, संवृत। बाह्य प्रयत्न होता है, मुख के बाहर जो प्रयत्न होता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। ये 11 प्रकार के होते हैं, देख सकते हैं स्क्रीन पे आप। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। आगे प्रश्न है,
99। निम्न में से किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिखिए। अनुनासिक है, बालाघात है, उत्क्षिप्त व्यंजन है और ध्वनि भौतिक स्वर है और मात्रा है। तो उत्तर है क अनुनासिक। अनुनासिक अक्षरों के उच्चारण में मुख द्वार को बंद करके खोला जाता है, किंतु साथ ही नासिक विवर भी खुला रहता है। जैसे ऊ, इ, ड़, न, म जो होते हैं, यानी कि व्यंजन के जो 5वें स्थान पे वर्ण होते हैं वो अनुनासिक होते हैं। बालाघात क्या होता है? अक्षरों या शब्दों के बोलने में जो शक्ति लगती है बालाघात कहलाती है। याद रखिए, बालाघात अक्षरों या शब्दों के बोलने में जो शक्ति लगती है उसको बालाघात कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब हम किसी अक्षर या शब्द पर जोर देकर बोलते हैं ना, तो वो बालाघात कहलाता है। जिससे इसमें ये 3 प्रकार के होते हैं: अक्षर बालाघात, शब्द बालाघात और वाक्य बालाघात। अब बालाघात के भेद में है, बालाघात 3 प्रकार के होते हैं: संगीतात्मक, बालात्मक बालाघात और रूपात्मक बालाघात। अब आगे देखते हैं। ध्वनि भौतिक स्वरूप द है, ध्वनि भौतिक स्वरूप है, इस पे टिप्पणी लिखना है। ध्वनि को जानने तथा एवं पहचानने के लिए विभिन्न आकार प्रदान किए गए हैं, इसे ही ध्वनि का भौतिक स्वरूप कहते हैं। ध्वनि को भौतिक स्वरूप प्रदान करने के लिए ध्वनि संकेत निश्चित किए गए हैं, जो निम्न है: अक्षर, विराम चिन्ह और 10 मात्राएं। प्रश्न नंबर 100 पर आ गए, सेंचुरी पूरी हो गई। अनुच्छेद किसे कहते हैं? समझाइए। उत्तर है अनुच्छेद से आशय जो अनेक वाक्यों से मिलकर बनता है अनुच्छेद कहलाता है। अच्छी अनुच्छेद लेखन के निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए: वाक्य में व्याकरण संबंधित अशुद्धि न हो और वाक्य में लिंग तथा वचन संबंधित अशुद्धि न हो। प्रश्न नंबर 101 है, शिरोरेख क्या है? शिरोरेख संबंधित कौन सी त्रुटियां बच्चे करते हैं? मैं कब से यही बता रही थी शिरोरेख के बारे में। आगे देखते हैं शिरोरेख से आशय। उत्तर है जो वर्ण अक्षर के ऊपर रेखा खींची जाती हैं उसे शिरोरेख कहा जाता है या शिरोरेखा कहा जाता है। शिरोरेखा संबंधित त्रुटियां नीचे दी गई हैं। पहला, कुछ बच्चे वर्ण या अक्षरों के ऊपर रेखा नहीं लगाते हैं। इससे ये होता है ना कि अर्थ का पता नहीं चलता कि कौन सा शब्द है और कौन सा वर्ण किस शब्द से जुड़ा हुआ है। तो कुछ बच्चे जो होते हैं वर्ण या अक्षरों के ऊपर सीधा रेख नहीं लगाते हैं। दूसरा, कुछ बच्चे सभी वर्ण अक्षरों पर रेखा लगा देते हैं। जैसे ध पर पूरा अगर रेखा लगा देते हैं तो वो घ बन जाता है, इनमें अंतर नहीं हो पाता है। म में भी पूरी रेखा कर दी जाए शिरोरेख तो म और भ में कोई अंतर ही नहीं रह पाता है। तो यहाँ दिया हुआ है जैसे घ को ध में अंतर नहीं कर पाना और म और भ में अंतर नहीं कर पाना। प्रश्न नंबर 102 है, स्वर किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? और अथवा स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर को उदाहरण से समझाइए। 2021 का प्रश्न है, ये प्रश्न एक बार और पूछ चुका है सीरीज में। स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जो बिना बाधा के उच्चारित होती हैं या जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उसे स्वर कहते हैं। स्वर के भेद होते हैं हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और मिश्रित स्वर। प्रश्न नंबर 103 पर आते हैं। शब्द से आप क्या समझते हैं? शब्द के भेद लिखिए। तो शब्द से आशय है अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक यानी जिसका अर्थ उत्पन्न हो एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द भेद, शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिन शब्दों का कुछ अर्थ हो उनको सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे घर, नगर, मैं, आप, विद्यालय, ये सब सार्थक शब्द है, इनका अर्थ है। और निरर्थक जो होते हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ ही ना निकलता वो निरर्थक हो जाते हैं। जैसे धम, फटाफट, फट, टन इत्यादि जो होते हैं ये निरर्थक शब्द होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। अब बनावट के आधार पर शब्दों के भेद, बनावट के आधार पर शब्दों के निम्न भेद हैं। जैसे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द उनको कहते हैं जो शब्द के योग से नहीं बनते, जैसे आम, हाथ, कान, कलम। बनावट के आधार पर शब्दों के भेद के बारे में हम देख रहे थे। तो बनावट के आधार पर शब्दों के भेद निम्न प्रकार से हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। रूढ़ शब्द उनको कहते हैं जो शब्द के योग से नहीं बनते, जैसे आम, हाथ, कान, कलम इत्यादि। यौगिक जो होते हैं, यौगिक जो शब्द के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। यानी जो शब्द के योग यानी कि विद्यार्थी, विद्याधन, आर्थी, छात्रा, धन, आवास जो होता है,
छात्रा का भी अर्थ हुआ और आवास का भी अर्थ हुआ। तो दोनों दो शब्दों से मिलकर बनेंगे, लेकिन दोनों का अपना एक अर्थ होगा। तो यौगिक जो होते हैं जो दो शब्दों के योग से बनते हैं, जैसे उसे यौगिक कहते हैं, विद्यार्थी और छात्रावास। योग रूढ़ जो होता है जो शब्द दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है, जो यौगिक होते हैं वो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, लेकिन दोनों शब्दों का अपना अर्थ होता है, तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। और योग रूढ़ जो होता है जो दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे पंकज। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं, देख सकते हैं। तद्भव, तत्सम, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तद्भव, तत्सम, देशज शब्द और विदेशी शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, अर्थ के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। वाचक, जिसको अभिधा शब्द की, जो वाचक होता है शब्द की जिस शक्ति द्वारा किसी शब्द के साक्षात सांकेतिक अर्थ मुख्य रूप से का बोध होता है, उसे वाचक कहते हैं। जिन शब्दों का अर्थ सरलता से समझा जा सकता है उसे वाचक कहते हैं। कहने का तात्पर्य है जो वाचक है अर्थ के आधार पर, जो वाचक है उसका कहने का अर्थ है कि जिन शब्दों का अर्थ सरलता से समझा जा सकता है उसे वाचक कहते हैं, जैसे घर, नगर, सड़क आदि। आगे है लाक्षणिक शब्द है। लाक्षणिक शब्द है तो लाक्षणिक शब्द वे शब्द जिनका सीधा शाब्दिक अर्थ न होकर प्रयोजन वश दूसरा अर्थ प्रयोग किया जाता है, वे लक्षणा शब्द कहलाते हैं। तीसरा है व्यंजक या व्यंजना बोल सकते हैं। व्यंजन वे शब्द होते हैं जिनका न वाच्यार्थ लिया जाता है और न लक्ष्यार्थ लिया जाता है। इन दोनों से उनका अर्थ भिन्न होता है। जैसे कोई चोर रात में अपने एक साथी से कहता है रात कितनी अंधेरी है, इसका क्या अर्थ हुआ। प्रश्न नंबर 104 है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों के भेद बताइए। उत्तर है वर्ण। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर शब्द का अर्थ होता है अनाशवान, अनाशवान यानी जिसका नाश ना हुआ। तो वर्ण अखंड मूल ध्वनि का नाम है। वर्ण किसी शब्द का वह खंड है जिसे खंड खंड नहीं किया जा सकता, जिसका नाश न हो, जिसे खंड खंड नहीं किया जा सकता, अर्थात जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। प्रत्येक वर्ण की ध्वनि अपना एक विशेष आकार रखती है, इसी आकार को वर्ण कहते हैं। प्रत्येक भाषा में कई वर्ण होते हैं। हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी है, इसको याद रखिएगा कि प्रश्न पूछता है इससे रिलेटेड कि हिंदी की लिपि का क्या नाम है, तो देवनागरी है। आगे देख लेते हैं, यही आपका शब्द और वर्ण है। वर्ण के भेद, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। उपभेद स्वर यानी स्वर के कितने भेद होते हैं, तो हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन के स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। हालांकि एक और होता है संयुक्त व्यंजन जिसको गिनती नहीं लिया जाता है। आगे देखते हैं स्वर, वे वर्ण जिनके उच्चारण हेतु किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है, ये तो आप जानते ही हैं। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं, जैसे क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन, फिर अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा पर, हरिवंश राय बच्चन पर और धर्मवीर भारती पर टिप्पणी लिखना है। तो आगे चलते हैं, रामचंद्र शुक्ल की टिप्पणी देखते हैं, यानी इनके जीवन परिचय के बारे में बात करनी है। रामचंद्र शुक्ल के बारे में ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हमेशा आता है। तो उत्तर है रामचंद्र शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। देखिए याद करने की ट्रिक क्या है, उनके नाम लिखिए, पिता का नाम लिखिए, जन्म डेट लिखिए यानी जन्म स्थान और जन्म की तारीख लिखिए, फिर उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। आप ये टॉपिक लिख के एक हेडिंग लिख के इसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे हम अपनी बायोडाटा बनाते हैं वैसे इनकी बायोडाटा बनाकर आप बहुत सरलता से याद कर सकते हैं। तो शुक्ल का है, अगर रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे।
हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षा तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में शुक्ल जी प्रसिद्ध हैं। शुक्ल जी ने मनोविज्ञान के विषय को लेकर श्रेष्ठ निबंधों की रचना की है। आपके निबंधों के विषय में विवेचन के साथ ही आपके व्यक्तित्व की छाप भी रहती है। तर्क वितर्क भाव और विचार मनोविज्ञान और साहित्य शास्त्र का संतुलन इनके निबंधों में देखने को मिलता है। अब इनकी रचनाएं हैं, मैंने भी बताया ना कि नाम लिख लो, स्थान लिख लो, डेट ऑफ बर्थ लिख लो, पिता का नाम, कहाँ पर काम किया है, कार्य क्या थे, कौन कौन सी रचना थी, तो रचनाओं में कृतियाँ लिख लो, तो रचना या कृतियाँ लिख लो। तो ऐसे अगर आप लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं अपने नोटबुक में, तो इनके बारे में अच्छे से जानकारी आपको सेट हो जाएगी, आपके माइंड में सेट हो जाएगी, याद हो जाएगी। तो रचनाएं और कृतियाँ हिंदी साहित्य का इतिहास जैसी ग्रंथावली, तुलसीदास, चिंतामणि, नागरी प्रचारिणी पत्रिका आदि जो है वो रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं महादेवी वर्मा के बारे में। वह है महादेवी वर्मा पे टिप्पणी लिखनी है। तो महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद और माता का नाम हेमरानी वर्मा था। आपकी माता हिंदी की विदुषी महिला थीं और सरल स्वभाव की थी। महादेवी वर्मा जी के गद्य और पद्य दोनों में योगदान दिया था। आपने प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में इंदौर से प्राप्त कर उच्च शिक्षा इलाहाबाद से पूर्ण की। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें भारती पुरस्कार दिया गया, पुरस्कार भी दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा आपको पद्मश्री की उपाधि भी दी गई है। आपका देहावसान 1987 ईस्वी में प्रयाग में हो गया था। अब इनकी रचना और कृतियाँ हैं। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार, चांद पत्रिका, दीपशिखा, यामा, निहार, रश्मि आदि जो हैं महादेवी वर्मा की रचनाएं और कृतियां हैं। अब हरिवंश राय बच्चन की देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी को प्रयाग में हुआ। आपका साहित्य में योगदान स्मरणीय है। आपने काव्य, आत्मकथा आदि से संबंधित कई रचनाएं की। इनकी रचनाओं में मधुशाला, मधुकलश और सुप्रसिद्ध हैं। बहुत छोटी रचना इनकी, बहुत छोटी जीवनी है इनकी। आगे देख लेते हैं धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी में हुआ था। अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में MAD फील करने के बाद वहीं हिंदी विभाग में प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए। फिर धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका के संपादक होकर मुंबई चले गए। धर्मवीर भारती नई कविता के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इसके अलावा ये उपन्यास, कहानीकार और निबंधकार भी हैं। आपका निधन 1989 में हो गया। रचनाएं और कृतियाँ हैं अंधा युग, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, गुलकी, बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान आदि। प्रश्न नंबर 106 है, संक्षिप्त परिचय देना है सचिदानंद, हीरानंद और वात्स्यानंद अज्ञे पर, और दूसरा है गिरिजा कुमार माथुर पर टिप्पणी लिखना है। 2 लोगों पे टिप्पणी लिखना है। उत्तर है सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद अज्ञे। अज्ञे आधुनिक हिंदी कविता के श्रेष्ठ रचनाकार माने जाते हैं। इनका जन्म 1911 ईस्वी में कुशीनगर जनपद में हुआ था। अज्ञे जी आधुनिक कविता के श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ कथाकार, निबंधकार, गद्य की विभिन्न विधाओं में रचना करने वाले साहित्यकार थे। बावरा अरेही, आंगन के पार द्वारा, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, शेखर एक जीवनी, नदी के दीप आदि आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आपका निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में हुआ था। गिरिजा कुमार माथुर पे जीवनी लिखना है, परिचय देना है। तो गिरिजा कुमार माथुर है। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन 1919 ईस्वी में अशोकनगर मध्य प्रदेश में हुआ था। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शीला पंख चमकीले आदि प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। इनकी कविताओं में देश प्रेम, प्रकृति प्रेम और मानव प्रेम समाहित है। सन 1994 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ और प्रश्न नंबर 107 में कुछ और लेखक हैं जिनकी टिप्पणियों के बारे में दिया गया है।
वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाती जा रही हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने बुक में इसे नोट कर लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद का है। तीसरा है मैथिली शरण गुप्त। चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। पांचवा है सुमित्रानंद पंत। छठवां है रामधारी सिंह दिनकर। अब प्रश्न नंबर है 108, जिसमें पर्यायवाची लिखना है। अग्नि, अश्व, आकाश, आंख, आम, इंद्र, ईश्वर, कमल, कपड़ा, कोयल, कोयल और खग पर। और गणेश, गंगा, गृह, गाय, चंद्रमा, चपला, जल, जगत, तालाब, वृक्ष और दिन पर पर्यायवाची शब्द लिखना है, जो इस प्रकार है। देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ और भी प्रश्न नंबर 109 में कुछ और भी शब्द दिए हैं पर्यायवाची लिखने के लिए, जैसे दामिनी, दिनांक, दूध, नदी, पवन, पिता, पुत्र, पृथ्वी, बादल और भ्रमर पर पर्यायवाची शब्द लिखना है। 110 में भी पर्यायवाची शब्द, प्रश्न नंबर 110 में भी पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए दिया है, जिनमें है माँ, मोर, यमुना, वायु, समुद्र, सरस्वती, सोना, सूर्य, हाथी और हिरण। प्रश्न नंबर है 112, भाषा की विशेषताएं एवं उनके रूप बताइए। तो भाषा की विशेषताएं उत्तर हैं। भाषा ध्वनिमय होती हैं, भाषा प्रतीकात्मक है, भाषा परिवर्तनशील है और भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है। भाषा के रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप हैं, बोलियां, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रीय भाषा। आगे है जिनमें हम देख लेते हैं। पहले है बोलियां। भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह में तथा घरों में करता है उसे बोली कहते हैं। परिनिष्ठित भाषा क्या होता है? तो किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब यह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है, जैसे हिंदी। और राष्ट्रीय भाषा क्या होता है? किसी देश की परिनिष्ठित भाषा जब व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता द्वारा व्यवहार में ग्रहण कर ली जाती है तब आगे चलकर राजनीति और सामाजिक, याद रखिएगा, तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शांति के आधार पर राष्ट्रीय भाषा का स्थान ले लेती है। प्रश्न नंबर 113, लिपि किसे कहते हैं? देवनागरी लिपि से आप क्या समझते हैं? तो लिपि जिस रूप में वर्ण अक्षर लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला जिस लिपि में लिखी गई है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। प्रश्न नंबर 114 है, वर्ण या अक्षर क्या होता है? यह कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण का दूसरा नाम ही अक्षर होता है और अक्षर का अर्थ है अनाशयवान। ये प्रश्न एक बार और पूछ चुका है सीरीज में। अतः जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। वर्ण अखंडन मूल ध्वनि का नाम है। वर्ण 2 प्रकार का होता है, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? तो वे वर्ण जिनके उच्चारण हेतु दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं होती, इसे स्वर कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। व्यंजन क्या है? तो व्यंजन का अर्थ है वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। व्यंजन के भेद है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। प्रश्न नंबर 117 है, उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो अल्प प्राण और महाप्राण जिसे हम पिछले वीडियो में दिखा चुके हैं पहले ही, प्रश्न 2 बार पूछ दिया है। तो अल्प प्राण और महाप्राण जो होते हैं उच्चारण के आधार पर व्यंजन के प्रकार हैं। फिर प्रश्न नंबर 118 है, किन्हीं 9 रचनाओं के 2 उपन्यासों के नाम, किन्हीं 9 रचनाकारों के 2 उपन्यासों के नाम बताइए तथा किन्हीं 5 रचनाकारों के 1 नाटक का नाम बताइए। तो ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर है आत्मकथा। हरिवंश राय बच्चन ने आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण। फिर उपन्यास है प्रेमचंद्र ने लिखे उपन्यास जिसमें गोदान, गबन, कल्प, मंगलसूत्र जो उनकी अधूरी रचना है, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम और निर्मला। जयशंकर प्रसाद ने उपन्यास लिखा है तितली और कंकाल। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने उपन्यास लिखा है हरिऔंद ने उपन्यास लिखा है अध खिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ। फणीश्वरनाथ रेणु ने उपन्यास लिखा है मैला आंचल
परति परिकथा, दीर्घ तपा और तीसरी कलम। भगवती चरण वर्मा ने उपन्यास लिखा है पतन चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते और सामर्थ्य और सीमा। राहुल साकृत्यायन ने लिखा है सिंह सेनापति, मधुर स्वपन और विस्मृत यात्री। सूर्यकांत त्रिपाठी ने भी उपन्यास लिखा है अप्सरा उपन्यास, अलका उपन्यास, निरुपमा और प्रभावती। प्रश्न नंबर 9वां ऑप्शन है सच्चिदानंद हरिरानंद वात्सल्यन अज्ञे ने उपन्यास लिखा है नदी के दीप, शेखर एक जीवनी। अब नाटक के बारे में देख लेते हैं। नाटक में जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त, आजाद शत्रु और स्कंदगुप्त लिखा है। सुमित्रा नंद पंत ने भी लिखा है ज्योत्सना। अयोध्या सिंह ने नाटक लिखा है रुक्मिणी। सच्चिदानंद अज्ञे ने लिखा है उत्तर प्रियदर्शिनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है रत्नावली व विद्या सुंदर, मुद्रा राक्षस, भारत जननी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, पाखंड विडम्बन। अब प्रश्न नंबर 119 है। प्रश्न नंबर 19 है किन्हीं 10 प्रसिद्ध लेखकों की कहानियों तथा निबंधों के नाम लिखिए। अभी हमने पढ़ा जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप, आंधी पृथ्वी। तो मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद आकाशदीप, आधी, प्रतिध्वनि, विशाखा दत्त राजश्री। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है 11 वर्ष का समय। प्रेमचंद का है प्रेम पूर्णिमा, फीता, नमक का दरोगा। निबंध भी है भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, दिल्ली दरबार दर्पण। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुछ कविताएं लिखी हैं महादेवी वर्मा ने, रश्मि, नीरजा, सांध्या गीत, दीपशिखा, यामा, निहार। अब प्रश्न नंबर 120 है वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की रचना की अवधारणा बताइए। शब्दों व पदों, उत्तर है शब्दों और पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। पतंजलि के अनुसार वर्ण अर्थ की प्रतीत कराने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य की विशेषता नीचे दी गई है। जिस पर वाक्य शब्दों का समूह है। वाक्य पूर्ण अथवा अपूर्ण हो सकता है। वाक्य भाषा की इकाई है। वाक्य में एक सामयिक क्रिया भाव आवश्यक होता है। वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। प्रश्न नंबर 121 है कविता की विशेषता बताइए। तो कविता की विशेषता बताइए। कविता शिक्षण की विधियां हैं। कविता की विशेषता है उत्तर, कविता रस, छंद तथा अलंकार से परिपूर्ण होती है, इसीलिए तो वो कविता होती है। दूसरा है कविता संगीतमय विचार है। तीसरा है कविता सत्य शिवम सुंदर पर आधारित होता है। चौथा है कविता में रसानुभूति होती है। फिर कविता शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। तो कविता शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं, पहला है व्याख्या विधि, दूसरा अभिनय विधि, तीसरा है गीत विधि, चौथा है अवबोध विधि, पांचवा है समीक्षा विधि और छठवां है व्यास विधि आदि। वाक्य क्या है, वाक्य के प्रकार बताइए। वाक्य के प्रकार सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इसे जरा ध्यान दीजिएगा इस पर। सरल वाक्य वह वाक्य जिसमें एक ही क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे अर्जुन घर जाता है। संयुक्त वाक्य में वाक्य होते हैं जो समुच्चय बोध जैसे शब्दों, किंतु आदि से जुड़े होते हैं। रात ठंडी है और चारों ओर घना कोहरा है। मिश्रित वाक्य क्या होते हैं। मिश्रित वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है और शेष उपवाक्य होते हैं। जैसे तुमको डरना चाहिए, तुम पहाड़ पर चढ़ जाओगे। प्रश्न नंबर 123 है भाषा और बोली में अंतर बताइए। तो भाषा और बोली में अंतर देखिए क्या होता है। हमारी भाषा अलग है, हमारी बोली अलग है। बोली और भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि बोली कुछ ही किलोमीटर पश्चात बदल जाती है, जबकि भाषा एक संपूर्ण राष्ट्र की होती है। हमारे जो पूर्वज हैं वो कहते थे कि कोस कोस पे पानी बदले, 4 कोस पे वाणी। वही लिखा हुआ है कि बोली और भाषा में सबसे बड़ा अंतर होता है कि बोली कुछ ही किलोमीटर पर बदल जाती है, जबकि भाषा एक संपूर्ण राष्ट्र की होती है। बोली क्षेत्रीय होती है और बोली का अधिकतर रूप मौखिक होता है, जबकि भाषा का रूप लिखित होता है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। जब दो अलग अलग व्यंजनों की ध्वनि आपस में मिलती है तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दिया है आधा क हलंत अलग क हलंत प्लस स मिलने से
छत्र बनता है, जैसे क्षमा, क्षमता आदि। ज और इय मिलने से ज्ञ बनता है। त और र मिलने से त्र बनता है। प्रश्न नंबर 125, कर्तव्यवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करने का उदाहरण दिया है। यहाँ पे कुछ अनुवाद दिए, सेंटेंस वाक्य दिए हुए हैं। जो कर्तव्यवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है, तो कर्तव्यवाच्य है रेखा चाय बनाती है, रेखा चाय बनाती है। तो कर्मवाच्य है पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया। कुछ वाक्य हैं जो लिखने, जैसे कर्तव्यवाच्य में ये जो वाक्य बने हैं ये कर्तव्यवाच्य हैं और ये कर्मवाच्य है। तो कर्तव्यवाच्य का उदाहरण है रेखा चाय बनाती है, राकेश लेखन करता है, पुलिस ने चोर को पीटा, मैं चल नहीं सकूंगा, पिता ने बच्चों को पीटा, अर्जुन लिख सकता है। ये कर्ता द्वारा स्वयं किया गया कार्य है, तो इसीलिए कर्तव्यवाच्य है। अब कर्मवाच्य यानी कर्ता कोई कार्य करता है तो उसका जो फल मिलता है वो कर्मवाच्य होता है। पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया, यानी पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया, ये कर्मवाच्य है। अनीता द्वारा कविता लिखी गई, शेर द्वारा बकरी मारी गई और अध्यापक द्वारा बच्चे पीटे गए, ये वो अपना कर्म कर रहे हैं, इसलिए कर्मवाच्य है। अब प्रश्न नंबर 126 है, वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 127, निम्न वाक्यों में से सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्यों को छांटना है। तो ये देख लेते हैं। रोहित पुस्तक पढ़ता है, ये सरल वाक्य है क्योंकि इसमें एक ही वाक्य है और एक ही कर्ता है। वर्षा हो रही है और सड़कों पर पानी भरा है, यहाँ और जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा वाक्य हुआ? ये संयुक्त वाक्य हुआ। तीसरा है तुम्हें मंदिर जल्दी जाना चाहिए ताकि मंदिर का गेट बंद न हो, ये कौन सा वाक्य है? तो ये मिश्रित वाक्य है क्योंकि एक ही चीज़ के बारे में दो बात कही गई हैं, इसलिए ये मिश्रित वाक्य है। सोहन को घर जल्दी जाना चाहिए ताकि वह अपने परीक्षा के लिए पढ़ सके, ये मिश्रित वाक्य है। रोमा चाय बना रही है, ये सरल वाक्य है। निम्न वाक्यों में सरल, मिश्रित, संयुक्त वाक्य छांटना है। रात अंधेरी है और आधी है, मैं घर से दूर हूँ। दूसरा है आकाश स्वच्छ था, आंधी का वेग घट गया और सूर्य पश्चिम से बहुत तेज से डूबने वाला था। तीसरा है गोपाल खाना खा रहा है। चौथा है बाबा राघव दास का व्याख्यान था, मानो बम के गोले छूट रहे थे। पांचवा है मैं सोचता हूँ कि तुमने जो पत्र वहाँ भेजा उसे फाड़ डाला। तो उत्तर है, देखिए पहला प्रश्न का है संयुक्त वाक्य, दूसरे का है संयुक्त वाक्य, तीसरा है सरल वाक्य और चौथा है संयुक्त वाक्य और पांचवा है मिश्रित वाक्य। प्रश्न नंबर 129 है, अपठित अवतरण से आप क्या समझते हैं? ध्यान दीजिएगा, अपठित का अर्थ है न पढ़ा हुआ, जो अपठित है। अपठित अवतरण हल कराने का उद्देश्य यह देखना होता है कि क्या छात्र दिए हुए अवतरण के भावों को बिना कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जाने भी समझ सकता है। तो अपठित अवतरण के अंतर्गत गद्य और पद दोनों आते हैं। 130 में है, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो चींटियां ईर्ष्यालु नहीं होती, दौड़ती भागती एक दूसरे के संदेशों को पहुंचाती हैं, जीवन को पहुंचाती हैं वहां जब कोई नहीं पहुंचता, कभी चींटियों से पहले संकेतों में करती हैं वे संवाद, रास्ता नहीं भूलती कभी स्मृति में रखती हैं संजोकर। तो इस पद्यांश को पढ़कर उत्तर देने हैं। जो प्रश्न यहाँ दिए गए हैं उसमें दिए हुए पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो चींटियों से रिलेटेड था, उत्तर है चींटियाँ। दूसरा है चींटियाँ आपस में बातचीत कैसे करती हैं? तो संवाद, ईर्ष्यालु कौन नहीं है? तो चींटियाँ नहीं है। अब प्रश्न नंबर 131 है, तद्भव तथा तत्सम शब्दों से आप क्या समझते हैं? उदाहरण से समझाइए। तो उत्तर है तद्भव शब्द तत् धन भव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है विकसित करना या उससे उत्पन्न, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए वो तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे अजान, अंगार, अंजलि आदि। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो तत् और सम से मिलकर बने हैं, जिसका अर्थ है समान, अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से ही हिंदी में आए हैं, ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अर्पण, उच्च, उज्ज्वल आदि।
अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखाती हूँ कुछ तत्सम और तद्भव शब्द। बस अब एक प्रश्न और रह गया है। तो तत्सम और तद्भव, जैसे तद्भव में आधा तद्भव है तो तत्सम अर्ध है। तद्भव संस्कृत से बदलकर हिंदी में आया हुआ है और तत्सम जो संस्कृत का शब्द था वो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होता है। तो आधा का अर्ध आंसू, अश्रु, उछाल, उत्साह, उज्ज्वला, उज्ज्वल, आभूषण, आभूषण, 81 एकासिति, ईख का इष्टु, ईर्ष्या का ईर्षा, अगुआ का अग्रणी, अंश का अंश, अंगोछा का अंगपोष। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आखिरी प्रश्न पे चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए। 132 प्रश्न नंबर 132 है, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के भेद बताइए। उत्तर है, क्रिया की परिभाषा, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना आदि। क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा होती है अर्थात उसमें कर्म निहित होता है उसे सकर्मक कहते हैं। जैसे वह आम खाता है, तुम घर जाते हो। स्पष्टीकरण, यहाँ वह तथा तुम करता है तथा खाता है और जाता है क्रिया है। आम और घर जो है वो कर्म है। अब अकर्मक में जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक कहते हैं। हम जाते हैं, वे खाते हैं। स्पष्टीकरण में हम और वे करता हैं और खाते हैं और जाते हैं तो कर्म है। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको मेरा ये पहला वीडियो है और अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो मैं सुधारूंगी। आप कमेंट जरूर करिएगा कि मैं और क्या सुधार कर सकती हूँ अगर आपको कोई कमी लगी हो तो इसी के साथ वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें उन्हें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो, क्योंकि बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी जो प्रश्न हैं वो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, स्टूडेंट ऐसे हैं जो लघु उत्तरी प्रश्नों को सर्च करते हैं और उन्हें मिलते नहीं हैं, तो उन तक अगर उन्हें ज़रूरत है इसका तो उन तक ये ज़रूर शेयर करें। फ़िलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।